फैंग को देखना एक दुर्घटना है। उसने बहुत सावधानी से कपड़े पहने और प्रभाव स्पष्ट रूप से अच्छा था। मुझसे पूछने की इतनी जल्दी है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? कॉफी ऑर्डर करने के बाद क्यू निंगशुन मुस्कुराए और हुआंग फैंग से कहा, क्या मैं आपको कॉफी नहीं पिला सकता? हुआंग फैंग ने पूछा। जब आप फोन पर होते हैं तब भी आप अपनी पहल से लोगों को कॉल नहीं करते हैं। आप इतनी जल्दी मुझे कैसे कॉल कर सकते हैं? आप कॉफी कैसे पी सकते हैं? क्यू निंगशुन ने हुआंग फैंग से ऐसे कहा जैसे मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ हाँ, हुआंग फैंग ने शर्मिंदा होकर मुस्कुराया और फिर कहा, वास्तव में आज आपको बाहर बुलाया गया। वास्तव में और कुछ नहीं, बस सोचे कि आपकी सर्जरी नहीं हुई है, आपसे पूछे कि स्थिति कैसी है। ये सुनकर कि हुआंग फैंग अपनी बीमारी के बारे में चिंतित था, क्यू निंगशुन और अधिक खुश हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे ही गोली अभी भी शरीर में है, लेकिन इसका मेरे जीवन और खेती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वे डॉक्टर अभी भी विशिष्ट ऑपरेशन योजना पर चर्चा कर रहे हैं। मूल रूप से गोली को सुरक्षित बाहर निकालना बहुत कठिन था। इस समय निर्देशक क्यू सचिव क्यू बन गए, जिससे डॉक्टर क्यू निंगशुन के खिलाफ अपने चाकू का इस्तेमाल करने से और अधिक डरने लगे। अगर कोई दुर्घटना होती तो ये सभी बच नहीं पाते। वे जोखिम लेने को तैयार नहीं थे, इसलिए ये मामला लंबा खिंचता जा रहा है। क्यू निंगशुन को ज्यादा परवाह नहीं है। उनकी राय में हालांकि उनके शरीर में एक अतिरिक्त गोली है, लेकिन इससे उनके जीवन और खेती पर कोई असर नहीं पड़ता है। बस काफी है, उसे इसे बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। हालांकि हुआंग फैंग ने स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं सोचा था। वैसे भी जब क्यू निंगशुन घायल हुआ था तब वो मौके पर था और क्यू निंगशुन के साथ उसके अच्छे संबंध थे। वो क्यू निंगशुन के शरीर को नहीं देखना चाहता था, जो हमेशा एक संभावित खतरा रहा है। तियान लिन और बाई जियाओरो के इलाज में अपने पिछले अनुभव के कारण हुआंग फैंग को अभी भी दूसरों के इलाज के लिए आंतरिक शक्ति का उपयोग करने का कुछ अनुभव है। इसलिए हुआंग फैंग ने क्यू निंगशुन से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ और मैं तुम्हें देखने में मदद करूंगा। क्या आप चीनी चिकित्सा जानते हैं? हालांकि उसने अपने मुंह पर कुछ संदिग्ध कहा, क्यू निंगशुन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने सीधे अपनी सफेद और कोमल बांह हुआंग फैंग के सामने रख दी। ये पारंपरिक चीनी चिकित्सा नहीं है, बल्कि आंतरिक शक्ति है। आंतरिक शक्ति घावों को ठीक कर सकती है। आप ये जानते हैं? हुआंग फैंग ने कहा। क्योंकि क्यू निंगशुन आंतरिक शक्ति को जानता था, इसलिए हुआंग फैंग ने उससे कुछ भी नहीं छिपाया। क्या आपके पास आंतरिक शक्ति है? क्यू निंगशुन ने आश्चर्य से कहा कि वो पहले केवल हुआंग शिखर का जादू जानती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग के पास आंतरिक शक्ति भी हो सकती है। क्या आप मुझे ये सिखा सकते हैं? हाँ, लेकिन आपको पहले मुझसे सीखने की जरूरत है। क्या आप मार्शल आर्ट उपन्यास इसी तरह नहीं लिखते हैं? हुआंग फैंग ने क्यू निंगशुन की बाह पर अपनी उंगली रखी और मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक शिक्षक से मिलना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि क्यू निंगशुन ने क्या सोचा। वो अपने चेहरे पर झिझकी और अंततः बोली, चलो इसे भूल जाओ। क्यों, तुम्हारे लिए मुझे शिफू कहना बहुत कठिन है? हुआंग फैंग ने पूछा। बेशक, आप नहीं चाहते कि मैं आपको शिफू कहूं, और मुझे अब केवल जादू में दिलचस्पी है, क्यू निंगशुन ने कहा। क्यू निंगशुन के मन में हुआंग फैंग के लिए अच्छी भावना है। वो ये कैसे स्वीकार करने को तैयार हो सकती थी कि हुआंग फैंग उससे एक पीढ़ी बड़ी है। भले ही हुआंग फैंग को परवाह न हो, वो इसे अपने मन में स्वीकार नहीं कर सकती। स्वाभाविक रूप से हुआंग फैंग क्यू निंगशुन के विचार को नहीं जानते थे। उसने बस यही सोचा कि क्यू निंगशुन को अब वास्तव में जादू में अधिक रुचि है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने जादू और मार्शल आर्ट को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया। क्यू निंगशुन के शरीर में एक गर्म ऊर्जा प्रवेश करती है, जिससे उसे परिचित महसूस होता है और वह आराम से अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस ऊर्जा में जादू है और क्यू निंगशुन ने स्वयं जादू की खेती की है, इसलिए वो बिना किसी विकर्षण के परिचित महसूस करेगी। हुआंग फैंग ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। इस समय उनके द्वारा नियंत्रित ऊर्जा क्यू निंगशुन के हृदय तक पहुंच गई है। वहां जो ऊर्जा सुचारू रूप से चल रही थी, उसे अचानक प्रतिरोध महसूस हुआ। हुआंग फैंग ने भौहें चढ़ा दी। उसे लगा कि कुछ ऐसा है जो क्यू निंगशुन के शरीर से संबंधित नहीं है। ये गोली होनी चाहिए। इसके अलावा हुआंग फैंग ने पाया कि गोली का उसके शरीर पर थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं पड़ा, जैसा कि क्यू निंगशुन ने कहा था। दरअसल असर पहले ही हो चुका था। गोली के चारों ओर रक्त संचार स्पष्ट रूप से सुचारू नहीं था और शिरोबिंदु भी अवरुद्ध हो गए थे। क्यू निंगशुन को यह प्रभाव महसूस न होने का कारण यह है कि यह वर्तमान में बड़ा नहीं है और वह अपनी जादुई खेती के कारण स्थिति को कुछ हद तक कम भी कर सकती है। हालांकि यदि इसमें अधिक समय लगा तो समस्याएं होंगी। हुआंग फैंग ने अपनी ऊर्जा को गोली के चारों ओर लपेटने की कोशिश की। इस प्रक्रिया में उन्हें किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि बाद में जब उन्होंने शरीर से गोली निकालने की कोशिश की तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इसके अलावा क्यू निंगशुन के चेहरे पर भी कुछ दर्दनाक भाव दिखाई दे रहे थे। जाहिर है उनकी पद्धति और संचालन ने इसे बाहर नहीं निकाला। क्या अंतर है? दर्द निश्चित है और जरूरी नहीं कि यह सफल हो। इसलिए हुआंग फैंग ने तुरंत अपनी कार्रवाई रोक दी और इसके बजाय गोली को अपनी ऊर्जा से धो दिया। हालांकि उन पर ज्यादा असर नहीं दिखा और गोली वही लगी रही। हुआंग फैंग को कुछ कठिनाइयां हैं। किताबों में या टीवी पर हुआंग फैंग ने देखा है कि उच्च आंतरिक शक्ति वाले लोग सीधे अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करके अपने शरीर में मारे गए तीरों को हिला सकते हैं और उन्हें बाहर उड़ा सकते हैं। फिर इस गोली से सीधे झटका भी लगाया जा सकता है। हालांकि ऐसा लगता है कि हुआंग फैंग के दूसरे दर्जे के विशेषज्ञ इस बिंदु पर ऐसा नहीं कर सकते। 5 बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 540 सस्पेंशन स्पोर्ट्स कार कैसा है? मैंने कहा ठीक है। हुआंग फैंग को अपनी बाह से अपना हाथ हटाते देख क्यू निंगशुन ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। जाहिर है उसे अपने शरीर में लगी गोली की चिंता नहीं थी। मुझे डर है कि यह उतना अच्छा नहीं है जितना आप सोचते हैं, हुआंग फैंग ने कहा। उसके बाद वो स्थिति से अवगत होंगे और क्यू निंगशुन ने कहा, हालांकि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी आंतरिक शक्ति मजबूत होने के बाद मैं आपके लिए उस गोली का समाधान करने में सक्षम हो जाऊंगा। हुआंग फैंग ने सांत्वना देते हुए कहा, बेशक इससे पहले हो सकता है कि उन डॉक्टरों ने गोली निकालने में आपकी मदद की हो।
क्यू निंगशून उसके शरीर की वास्तविक स्थिति जानकर थोड़ा स्तब्ध रह गई। हालांकि हुआन फैंग को खुद को सांत्वना देते हुए देखकर वो बहुत खुश हुई। इसके अलावा वो अभी भी हुआन फैंग में विश्वास करती थी। आखिरकार हुआन फैंग ने पहले भी एक से अधिक बार खुद को बचाया और इस बार भी वो ऐसा कर सका। बेशक मुझे आप पर विश्वास है, क्यू ने कहा। जहां तक डॉक्टरों की बात है, मुझे नहीं लगता कि उनमें मुझे ऑपरेशन रूम में धकेलने की हिम्मत है। क्यू निंगशून के शब्द बहुत सुखद नहीं है, लेकिन हुआन फैंग जानते हैं कि उन्होंने जो कहा वो सच है। वे डॉक्टरों से ऑपरेशन कक्ष में ले जाने से डरते हैं। ठीक है, चलो इस विषय पर बात करना बंद करें और अन्य विषयों पर बात करें। क्यू निंगशून स्पष्ट रूप से अपनी बीमारी के बारे में अधिक चर्चा नहीं करना चाहते थे। वैसे आपकी फैक्ट्री कैसी है? हुआन फैंग को पता है कि क्यू निंगशून सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। सचिव क्यू ये जानते हैं, इसलिए क्यू निंगशून जानते हैं कि यह सामान्य है। जब इसकी बात आती है तो अंकल क्यू की मदद की बहुत आवश्यकता होती है। जब आप वापस जाएं तो कृपया उन्हें धन्यवाद देने में मेरी मदद करें, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि क्यू निंगशून की स्थिति उतनी आशावादी नहीं है जितना उसने कहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कम समय में कोई खतरा नहीं है और जब तक उसकी आंतरिक शक्ति गहरी है यह उसे हल करने में मदद कर सकती है। ये समस्या है, इसलिए हुआन फैंग का मूड बहुत उदास नहीं है। हुआन फैंग ने आज अपने कारखाने के बारे में कुछ कहा? क्यू निंगशून ने मुस्कुराते हुए कहा। वे लोग अभी भी इन पहलुओं में बहुत संवेदनशील है। क्यू निंगशून ने कहा कि स्वाभाविक रूप से उन बड़े मालिकों का जन्म ऐसे परिवार में हुआ था। क्यू निंगशून इन स्थितियों से आश्चर्यचकित नहीं थे। फिर उन्होंने लापरवाही से बात की। अचानक हुआन फैंग को अपनी कार का ख्याल आया, इसलिए उसने क्यू निंगशून से कहा, क्या आप ट्रैफिक पुलिस से नहीं है? मेरे पास यहाँ एक कार है, लेकिन मुझे अभी तक लाइसेंस प्लेट नहीं मिली है। क्या आप मुझे उस पर चढ़ने में मदद कर सकते हैं जितनी जल्दी हो सके? इस अवधि के दौरान हुआन फैंग को अधिक से अधिक महसूस हुआ कि कोई कार नहीं थी, जो अभी भी बहुत असुविधाजनक थी, लेकिन उनकी नाजी में एक सस्पेंशन स्पोर्ट्स कार पड़ी हुई थी। वो कार न सिर्फ आसमान में बल्कि जमीन पर भी चलने में सक्षम थी। यह उन सुपर रनिंग कारों से भी बदतर नहीं थी। हुआन फैंग स्वाभाविक रूप से पहले गाड़ी चलाना चाहते थे। लाइसेंस प्लेट कोई समस्या नहीं, क्यू निंगशून ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। यह मामला उसके लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। इसके बजाय वो हुआन फैंग की कार के बारे में उत्सुक है। या आपने एक कार खरीदी? कौन सा ब्रांड? ये जानने के बाद कि हुआन फैंग के पास एक कारखाना है, न कि सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड, क्यू निंगशून को आश्चर्य नहीं हुआ कि हुआन फैंग एक कार खरीद सकता है। वो नहीं जानता कि हुआन फैंग किस तरह की कार खरीद रहा है। मुझे नहीं पता कि यह कौन सा ब्रांड है, हुआन फैंग ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि कार किस ब्रांड की थी। क्यू निंगशून को इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने पूछा नहीं। इसके बजाय उसने कहा, अब कुछ भी गलत नहीं है, कार ले जाओ और हम अभी आपकी लाइसेंस प्लेट ले लेंगे। रेखा, हुआन फैंग भी कार कारोबार को जल्दी खत्म करना चाहते हैं। आखिरकार अगले कुछ दिनों में वो कार खरीदने के लिए सही शराब की भट्टी में जाएगा। इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तुम पहले गाड़ी चलाओ, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। हुआन फैंग ने क्यू निंगशून से कहा कि वो क्यू निंगशून के सामने कार नहीं बदल सकता, इसलिए उसे पहले क्यू निंगशून का समर्थन करना होगा। कैसी कार? ये रहस्यमय है, क्यू निंगशून ने कुछ असंतोष के साथ कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने पहला कदम उठाने का वादा किया। फिर हुआन फैंग को एक अपेक्षाकृत दुर्गम सड़क मिली और उसने एक कोने पर अपनी नाजी से कार का मॉडल निकाला। न केवल क्यू निंगशून उत्सुक था, बल्कि हुआन फैंग स्वयं भी उत्सुक था कि कार कैसी दिखती थी, क्योंकि अभी तक उसने सिर्फ कार का मॉडल ही देखा था, असली कार कभी नहीं देखी थी। हुआन फैंग ने यह सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है और कोई कैमरा नहीं है, हुआन फैंग ने मॉडल को जमीन पर रख दिया और सोच रहा था कि इसे कैसे बड़ा किया जाए। ऐसा लग रहा था कि कार हुआन फैंग के विचार को मन में महसूस कर रही थी और अचानक वो बड़ी हो गई। फिर पलक झपकते ही हुआन फैंग की आंखों ने एक खूबसूरत कार देखी। सुंदर मोड़, भव्य शरीर, सूक्ष्म कारीगरी और मजबूत उपस्थिति ने पूरी कार को कला के काम के रूप में परिपूर्ण बना दिया। जैसे ही यह कार सामने आई, इसने हुआन फैंग का ध्यान आकर्षित किया। वो गारंटी दे सकता है कि यह स्पोर्ट्स कार अब तक देखी गई सबसे कलात्मक और भविष्य की स्पोर्ट्स कार है। आखिरकार यह ऐसे अंतरिक्ष से आता है जो पृथ्वी पर मौजूद तकनीक से कहीं अधिक उन्नत है। यह न सिर्फ तकनीकी तौर पर बल्कि दिखने में भी दुनिया की उन स्पोर्ट्स कारों में अग्रणी है। ठंडा। बहुत देर तक हुआन फैंग भावना से आह भरता रहा। बाद में वो दरवाजा खोलने और अंदर बैठने का इंतजार नहीं कर सका। चाबी पहले से ही कार में थी। स्वागत है, कृपया मैनुअल ड्राइविंग या स्वचालित ड्राइविंग चुनें। जैसे ही हुआन फैंग बस में चढ़ा, उसने एक यांत्रिक आवाज सुनी जिससे हुआन फैंग डर गया। बाद में उन्होंने पाया कि आवाज कार के कार सिस्टम से थी और ऐसा लगा कि हुआन फैंग के साथ बात करने के लिए उनके पास बहुत सारी बुद्धिमत्ता थी। बुद्धिमान रोबोटों के लिए हुआन फैंग ने पिछले अंतरिक्ष में बहुत कुछ देखा, इसलिए वो उन्नत वाहन प्रणाली से आश्चर्यचकित नहीं थे। बाद में उसे पता चला कि कार उससे भी बेहतर थी जितना उसने सोचा था। कार स्टार्ट होने के बाद उन्हें कंपन तक महसूस नहीं हुआ। कार स्टार्ट होने के बाद उसे जरा सी भी हलचल महसूस नहीं हुई। उत्तम सोफे ने हुआन फैंग को आराम पहुंचाया। मोटर की गड़गड़ाहट से लोगों का खून चौड़ा हो गया। हुआन फैंग उत्साहित थे। उसने एक्सीलेटर नीचे कर दिया और कार तेजी से निकल गई। हुआन फैंग को पता है कि उस क्षेत्र में किसी भी सस्पेंशन स्पोर्ट्स कार की गति पृथ्वी की तुलना में बहुत तेज है। अकेले उनकी कार को विशेष रूप से अनुकूलित किया गया है और गति निश्चित रूप से धीमी नहीं है। दुर्भाग्य से ये शहर क्षेत्र के निकट है। यहाँ की सड़क की स्थिति स्पष्ट रूप से हुआन फैंग को अधिकतम गति तक कार चलाने की अनुमति नहीं देती है। इसके अलावा हुआन फैंग को अपने ड्राइविंग कौशल पर बहुत भरोसा नहीं है। नहीं वो इसकी गारंटी दे सकता है कि कार उसके नियंत्रण में इतनी तेज गति से सुरक्षित रूप से चल सकती है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 541 लाइसेंसिंग। वो किस ब्रांड की कार है? मैं इसे कभी कैसे नहीं देख सकता? मेरे पास लाइसेंस प्लेट भी नहीं है। यह एक नई कार है। ये बढ़िया है। यह वो कार है जिसे पुरुषों को चलाना चाहिए। यह असली स्पोर्ट्स कार है।
जैसे ही हुआन फैंग की कार सड़क पर थी, उसने तुरंत उसके आसपास के सभी लोगों की नजरें आकर्षित कर ली। एक्सीलेटर की गड़गड़ाहट ने सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसे सुनने वाले सभी लोगों को लगा कि उनका एड्रेनालाइन नाटकीय रूप से बढ़ गया है और उनकी निगाहें हुआन फैंग की कार पर भी केंद्रित थी। यहाँ तक कि कार में भी हुआन फैंग अपने चारों ओर ईर्ष्यालु और आश्चर्यचकित आंखों को महसूस कर सकता है। जब उन्होंने अतीत में लग्जरी स्पोर्ट्स कार देखी तो वो बार बार देखते थे। इस समय वो कार में बैठे और दूसरों की आंखों का आनंद लिया। जल्द ही हुआन फैंग ने क्यू निंगशुंग की कार को सड़क पर देखा। मूल रूप से क्यू निंगशुंग हुआन फैंग की प्रतीक्षा करते हुए गाड़ी चला रहा था। हुआन फैंग की कार धीमी नहीं थी, यहाँ तक कि जब सड़क की हालत अच्छी नहीं थी तब भी उन्होंने सीधे तौर पर स्वचालित गाड़ी चलाने का विकल्प चुना। इस स्पोर्ट्स कार को दशकों के ड्राइविंग अनुभव वाले पुराने ड्राइवर की तरह चलाया जाएगा। ट्रैफिक प्रवाह में बाईं ओर फिर से फ्लैश होगा। हमेशा निकलने के लिए एक अच्छा रास्ता खोजें। इसलिए हुआन फैंग क्यू निंगशुंग को बहुत आसानी से पकड़ सकता है। बीफ हुआन फैंग की कार और क्यू निंगशुंग की कार के समानांतर चलने के बाद उसने अपना हॉर्न बजाया और क्यू निंगशुंग को नमस्ते कहना चाहा और उसे याद दिलाना चाहा कि वे गति बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में क्यू को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उसके बगल वाली कार में हॉर्न का उद्देश्य उसे निशाना बनाना था। उसे तब तक इसका एहसास नहीं हुआ जब तक वो कुछ देर तक गाड़ी चलाकर नहीं गई और पाया कि उसके बगल वाली कार हर समय उसका पीछा कर रही थी। क्यू निंगशुंग खिड़की से बाहर देखती है और उसके बगल में दिखाई देने वाली लाल सुपर कार से भी आकर्षित होती है। ये कार वाकई लाजवाब है। इस कार से न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी आकर्षित होंगी। हालांकि क्यू निंगशुंग ने यह नहीं सोचा कि कार में हुआन फैंग था। उसने सोचा कि यह अमीर दूसरी पीढ़ी है जो स्पोर्ट्स कार में लड़कियों के लिए मछली पकड़ने निकली है। उसने ये पहले नहीं देखा था, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। हालांकि ऐसा लगता है कि पास की स्पोर्ट्स कार ने अभी तक हार नहीं मानी है। यह हर समय अपना हॉर्न बजाता रहता है। इसके अलावा क्यू निंगशुंग की भौहें सिकुड़ रही हैं क्योंकि वो खुद का पीछा कर रहा है। वहां एक शानदार स्पोर्ट्स कार है। हर समय मिस बेन का अनुसरण करें और फिर सावधान रहें कि मैं आपके प्रति विनम्र न रहूं, क्यू निंगशुंग ने सोचा। हालांकि दूसरी कार का मालिक स्पष्ट रूप से क्यू निंगशुंग के मन को नहीं जानता था, इसलिए वो हर समय उसका पीछा कर रहा था। क्यू निंगशुंग अंततः इसे सहन नहीं कर सका। उसने खिड़की नीचे कर दी और खिड़की से उसे सबक सिखाने जा रहा था। इस वक्त उस कार का शीशा नीचे लुढ़कने को तैयार था। क्यू निंगशुंग जो बोलना चाहता था, कार में उस आदमी को भी देख रहा था। उसके बाद मैं जो कहने जा रहा था उसे निगल गया। हुआन फैंग, ये तुम कैसे हो सकते हो? क्यू निंगशुंग ने अनजाने में कहा कि हालांकि हुआन फैंग क्यू निंगशुंग की आवाज नहीं सुन सका। आखिरकार अब दोनों कारें चल रही हैं और दोनों पक्षों के बीच कुछ दूरी है, इसलिए क्यू निंगशुंग के शब्द हुआन फैंग के कानों तक नहीं पहुंचने चाहिए। ये पुष्टि करने के बाद कि क्यू निंगशुंग ने खुद को देखा, हुआन फैंग ने उसे इशारा किया। उसके बाद उसने दोबारा क्यू निंगशुंग की ओर नहीं देखा। इसके बजाय उसने ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाई। यहाँ शहर के अंदर और बाहर बहुत सारी कारें हैं। जब उसने स्वचालित रूप से गाड़ी चलाना नहीं चुना तो उसका ध्यान भटक नहीं सकता। इसलिए क्यू निंगशुंग केवल अपने मन में संदेह को दबा सकता है, ये सोचकर कि जब वो बाद में गंतव्य पर पहुंचेगा तो उसे एक प्रश्न पूछना होगा। इसलिए वे अपने आसपास के कई राहगीरों की नजरों के बीच वाहन प्रबंधन कार्यालय की ओर चले गए। जैसे ही कार रुकी, क्यू निंगशुंग हुआंगफेंग तक चलने के लिए इंतजार नहीं कर सका। हुआंगफेंग, क्या यह आपकी कार है? क्यू निंगशुंग ने हुआंगफेंग की स्पोर्ट्स कार को देखा और कहा, अब तक वो धीमी नहीं हुई है। क्यू निंगशुंग अभी भी हुआंगफेंग के बारे में कुछ जानता है। वो आमतौर पर सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता है। हालांकि उनकी अपनी एक फैक्ट्री है, लेकिन आखिरकार वो बहुत बड़ी नहीं है। इसके अलावा वो लंबे समय से गाड़ी नहीं चला रहा है और घर की स्थितियां सामान्य है। इस मामले में अगर हुआंगफेंग एक कार खरीदता है तो वो बहुत अच्छी कार नहीं खरीदेगा। यहाँ तक कि कारखाने के चेहरे की खातिर वो 3 तरफा कार 400,000 खरीद सकता है। वे सभी अच्छे हैं। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हुआंगफेंग एक स्पोर्ट्स कार चला रहा था। हालांकि क्यू निंगशुंग को नहीं पता था कि कार किस ब्रांड की है। उसने बस उसके स्वरूप को देखा और जान लिया कि कार कभी सस्ती नहीं होगी। अब उसने कार का इंटीरियर देखा। उसने सोचा कि कार निश्चित रूप से 10 लाख से अधिक लोगों द्वारा चलाई गई थी। यहाँ तक कि जिस समृद्ध दूसरी पीढ़ी की उसने पहले लाखों कारें देखी थी, वो हुआंगफेंग जितनी अच्छी नहीं थी। हाँ, आप कैसे हैं? बुरा नहीं है। हुआंगफेंग को ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि उन्होंने अपनी नई कार के बारे में कुछ सीखा है। वो कार से काफी संतुष्ट है। यह निश्चित रूप से एक दुर्लभ और अच्छी कार है। इसके अलावा हुआंगफेंग पहले भी 1 साल तक उस स्थान पर रह चुके हैं। उसे वहां की कार के बारे में भी कुछ जानकारी है। तो हुआंगफेंग सोचते हैं कि उनकी कार उस समय और स्थान में भी ली निश्चित रूप से एक अच्छी कार है। वास्तविक दुनिया की तो बात ही छोड़ दें। ये बहुत अच्छा है। क्यू निंगशुंग ने सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। भले ही उसे कार के बारे में विस्तृत समझ न हो, फिर भी उसे पता होगा कि यह कभी भी बदतर नहीं होगी। आपने इसे कहां से खरीदा? ठीक है, ये गोपनीय है। हुआंगफेंग रहस्यमय होने का दिखावा करता है और कहता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है ये जानने के लिए कि यह कार दुनिया में नहीं है। उसे ये पता नहीं है कि इस कार का निर्माता कहाँ है। इतना मतलबी। क्यू निंगशुंग ने हुआंगफेंग को सफेद रूप दिया, लेकिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। फिर वो हुआंगफेंग को अंदर ले गया। प्रवेश करने के बाद कुछ गैर कार्यालय कर्मचारियों ने क्यू निंगशुंग को नमस्ते कहने की पहल की। जाहिर है अपने काम के चलते वो पहले भी अक्सर यहाँ आती रही होंगी और यहाँ कई लोगों से मिली होंगी। क्यू निंगशुंग एक खूबसूरत महिला है और उन लोगों के लिए उसे याद रखना सामान्य बात है। निश्चित रूप से क्यू निंगशुंग की मदद से हुआंगफेंग को लाइसेंस प्लेट आसानी से मिल गई। पहले और बाद में लगभग 1 घंटा लग गया। इस दौरान हुआंगफेंग ने वाहन निरीक्षण भी पूरा कर लिया। इसके बाद वो बीमा कराने गए और कार सड़क पर चल सकी। धन्यवाद। वाहन प्रबंधन कार्यालय से बाहर आने के बाद हुआंगफेंग ने क्यू निंगशुंग से कहा, यदि आप फिर से मेरे प्रति इतने दयालु होंगे तो मैं क्रोधित हो जाऊंगा। क्यू निंगशुंग ने कहा कि उसने झूठ नहीं बोला। हुआंगफेंग उसके प्रति बहुत विनम्र था। जाहिर तौर पर उसने उसके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार नहीं किया। इससे उसे सचमुच गुस्सा आएगा। ठीक है, मैं यह नहीं कहूंगा। हुआंगफेंग ने कंधे उचकाए।
बाद में हुआन फैंग सब कुछ हल करना चाहता था, इसलिए वो फिर से बीमा करने गया और उसे धन्यवाद देने के लिए क्यू निंगशुंग के साथ रात्रिभोज किया। सब कुछ हो जाने के बाद हुआन फैंग के वापस चले जाने के बाद पहले से ही अंधेरा था। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 542 उन्नयन द्वारा लाया गया परिवर्तन। जब हुआन फैंग अपने निवास पर लौटे तो उन्हें बाई जियाओरो द्वारा अनिवार्य रूप से सबक सिखाया गया। हालांकि हुआन फैंग को इसकी आदत थी। बाई जियाओरो के लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन बनाने के बाद उन्होंने दूसरे पक्ष को सहजता से मना लिया। फिर हुआन फैंग अपने भंडारण बॉक्स की जांच करने के लिए शयन कक्ष में वापस चला गया। इस बार स्टोरेज बॉक्स ने आखिरकार प्रतिक्रिया दे दी। शीर्ष कवर खोला जा सकता है। हालांकि हुआन फैंग को स्टोरेज बॉक्स में कुछ भी नया नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि स्टोरेज बॉक्स का अपग्रेड पूरा हो चुका है। हुआन फैंग ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते कि स्टोरेज बॉक्स में क्या नया है, और बॉक्स ने हुआन फैंग को निराश नहीं किया। उस पर सुनहरे प्रकाश से चमकती हुई छोटे छोटे अक्षरों की पंक्तियां तैर रही है। हुआन फैंग ने इस रिश्ते के सभी छोटे छोटे शब्दों को पढ़ा और फिर उन्होंने स्टोरेज बॉक्स को अपग्रेड करने के बाद हुए बदलावों को समझा। कहा जा सकता है कि स्टोरेज बॉक्स में 3 बदलाव हुए हैं। पहला यह है कि भविष्य में जब इसे अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा तो आवश्यक वाउचर अब 4 नहीं बल्कि 3 होंगे। यदि यह कम है तो हुआन फैंग के स्थानांतरित होने की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि यदि आपने अन्य स्थानों से वस्तुएं प्राप्त की हैं तो आपको अभी भी 4 की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हुआन फैंग ने तियानलोक के 8 हिस्सों की दुनिया में कपड़ा स्क्रॉल प्राप्त किया, जिसमें उत्तरी नरक के जादुई कौशल और लिंगो सूक्ष्म कदम को दर्ज किया गया था। इसलिए वह तियानलोक के 8 हिस्सों की दुनिया में प्रवेश करना चाहते थे। अभी भी 3 नहीं 4 चीजें प्राप्त करना चाहता था। हालांकि यदि यह एक नई जगह है तो आपको अंदर की चीजें पहले कभी नहीं मिलेंगी। भविष्य में आपको केवल 3 चीजों की आवश्यकता होगी। ये पहले की तुलना में आसान है, लेकिन मुझे नहीं पता कि अगली बार जब आप स्टोरेज बॉक्स को अपग्रेड करेंगे तो आप संख्या फिर से कम कर देंगे। स्टोरेज बॉक्स का एक और बदलाव यह है कि यह हुआन फैंग को विभिन्न आयामों की जगह खोलने में मदद करता है। वहां हुआन फैंग अपने उद्योग के प्रभारी व्यक्ति को अन्य स्थानों पर बुला सकते हैं। उस स्थान पर हुआन फैंग एक प्रभारी व्यक्ति को चुन सकते हैं। इसके अलावा हुआन फैंग के उद्योग द्वारा उत्पन्न मुनाफा भी भंडारण बॉक्स के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हुआन फैंग दोबारा प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना किसी अन्य स्थान पर नहीं जा सकता। हालांकि यदि उस स्थान पर उसका अपना उद्योग है तब भी वो उन उद्योगों के नेताओं को दूसरे भंडारण बॉक्स द्वारा बनाए गए स्थान में बुला सकता है और उन्हें कार्य दे सकता है। हुआन फैंग इस बदलाव से आश्चर्यचकित थे। फिर उन्होंने सोचा कि स्टोरेज बॉक्स के अपग्रेड का पिछली जगह पर वाइनरी स्थापित करने से कुछ लेना देना हो सकता है। हालांकि उन्होंने वो स्थान छोड़ दिया। वाइनरी स्पष्ट रूप से उनके उद्योग की थी और उत्पन्न लाभ भी उनकी वाइनरी द्वारा उत्पन्न लाभ थे। इसे एक निश्चित अनुपात द्वारा चीनी सिक्कों में भी परिवर्तित किया जा सकता है, भंडारण बॉक्स में संग्रहित किया जा सकता है। हुआन फैंग की प्रतीक्षा की जा सकती है निकालना। ये कहा जा सकता है कि हुआन फैंग स्टोरेज बॉक्स के बदलाव से बहुत खुश हैं, क्योंकि इस तरह वो एक ही समय में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और उन्हें दूसरी जगह पर 1 साल भी बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। हालांकि जब हुआन फैंग ने स्टोरेज बॉक्स का आखिरी बदलाव देखा तो उसे पता था कि स्टोरेज बॉक्स उसके लिए पैसे कमाने का तरीका क्यों बदल देगा, क्योंकि तीसरा बदलाव, अगर हुआन फैंग इसका पूरा उपयोग करना चाहता था तो वो निश्चित रूप से खर्च करेगा बहुत सारा पैसा। वास्तविकता में उसके द्वारा कमाए गए पैसे के आधार पर यह आवश्यक रूप से पर्याप्त नहीं था। स्टोरेज बॉक्स के अपग्रेड का तीसरा और अंतिम बदलाव यह है कि इसमें एक अतिरिक्त एक्सचेंज फंक्शन है, जिसका अर्थ है कि एक अतिरिक्त स्टोर है। वहां वो अन्य स्थानों पर कुछ चीजें खरीदने के लिए चीनी मुद्रा का उपयोग कर सकता है और जितनी अधिक देर तक वो स्टोरेज बॉक्स का उपयोग करेगा स्टोर में उतनी ही बेहतर चीजें दिखाई देंगी। कुछ हद तक ये परिवर्तन हुआन फैंग को कुछ पछतावे की भरपाई करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए कुछ स्थानों पर अच्छी चीजें हैं लेकिन हुआन फैंग उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो सीधे इस स्टोर के माध्यम से खरीद सकते हैं। बेशक भंडारण बॉक्स सफेद और सस्ता नहीं होगा। शून्य की उस लंबी श्रृंखला ने हुआन फैंग की आंखों को लगभग अंधा कर दिया। जहां तक ऐसा प्रतीत होता है सबसे सस्ती चीज जिसे वो विनिमय कर सकता है उसके लिए 10 लाख युआन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा 1 मिलियन युआन मूल्य की कुछ चीजें हैं, उनमें से अधिकांश 10 मिलियन युआन से अधिक हैं और उनमें से कई उपभोग किए गए उत्पाद हैं। हुआन फैंग एक्सचेंज सूची में कई चीजों पर लार टपका रहा है, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। अब वो करोड़ों या अरबों या दसियों अरबों की वे बातें नहीं कहना चाहता। यहाँ तक कि सबसे सस्ती चीज 10 लाख भी उसके लिए छोटी संख्या नहीं है। हुआन फैंग को पहले टोंग कियानजुन के घर में कुछ खजाना मिला था। इसे बेचने के बाद हालांकि उनके पास कुछ पैसे थे, लेकिन उनके सीवेज उपचार संयंत्र को विस्तार करने के लिए धन की आवश्यकता थी। वो वास्तविक दुनिया में एक शराब की भट्टी भी चलाना चाहता था, जिसके लिए धन की भी आवश्यकता थी। इसलिए हुआन फैंग के पास उन चीजों के बदले में कोई अतिरिक्त पैसा नहीं था। हालांकि अब इसका आदान प्रदान नहीं किया जा सकता है। हुआन फैंग को स्टोरेज बॉक्स के बदलाव का बहुत शौक है। इस मामले में उसके पास भविष्य में पर्याप्त पैसा है, इसलिए वो जो चाहे कर सकता है, भले ही वो अपने जीवन काल को बढ़ाने के लिए कुछ भी हो। उस सूची में यह अभी भी है। इसलिए हुआन फैंग के पास इस बदलाव से खुश न होने का कोई कारण नहीं है। एकमात्र अफसोस यह है कि जिन चीजों के लिए उसने भुगतान किया उनका उपयोग अन्य स्थानों पर उसके स्थानांतरण के लिए वाउचर के रूप में नहीं किया जा सकता है। यदि वो अन्य स्थानों पर स्थानांतरण करना चाहता है तो वो केवल भंडारण बॉक्स की संभावना के माध्यम से ही स्थान प्राप्त कर सकता है। हालांकि चाहे कुछ भी हो, हुआन फैंग स्टोरेज बॉक्स के अपग्रेड द्वारा लाए गए बदलावों से बहुत संतुष्ट है। इन बदलावों से वो बेहतर विकास कर सकता है। फिर हुआन फैंग ने अपने पिछले स्थान के बारे में सोचा, लेकिन उन्होंने प्लांट मैनेजर के रूप में एक बुद्धिमान रोबोट की भर्ती की, जिसका उपयोग स्टोरेज बॉक्स में नए बदलाव करने के लिए किया जा सकता है। हुआन फैंग द्वारा दूसरा पक्ष चुनने के बाद हुआन फैंग के सामने का दृश्य बदल गया। वो अपने बिस्तर पर बैठने से हटकर लिविंग रूम में सोफे पर बैठने लगा। उसने घूमकर चारों ओर देखा। उन्होंने पाया कि यहाँ का क्षेत्र छोटा नहीं है। ऐसा लग रहा था कि यह किसी विला में है।
इसके अलावा यह विला उससे भी बड़ा था जिसमें वो गया था, सजावट भी शानदार है। फिर हुआन फैंग के सामने एक आकृति दिखाई दी, वो बुद्धिमान रोबोट जो उसने पहले खरीदा था। क्योंकि दूसरा पक्ष एक रोबोट है, हुआन फैंग ने दूसरे पक्ष के साथ प्रयोग करने का साहस किया। अन्यथा यदि दूसरा पक्ष वास्तविक व्यक्ति है तो वो बहुत भ्रमित होगा, डरा हुआ भी होगा और ऐसे परिवर्तनों को स्वीकार नहीं कर सकता। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 543 रोबोटों को बुलाना। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ बॉस? भले ही इसे अचानक किसी अजीब जगह पर स्थानांतरित कर दिया जाए, बुद्धिमान रोबोट बिल्कुल भी नहीं घबराता है। हुआन फैंग को देखने के बाद निर्देश मांगने का यह पहला मौका है। उस क्षेत्र में रोबोट अभी भी बहुत लोकप्रिय है। हालांकि हुआन फैंग जैसा रोबोट इतना बुद्धिमान है, आखिरकार भी यह इतना अधिक नहीं है, इसलिए हुआन फैंग ने उस समय बहुत पैसा खर्च किया। हालांकि इसमें बहुत पैसा खर्च होता है, हुआन फैंग को अफसोस और संतुष्टि नहीं है क्योंकि यह रोबोट अधिकांश मानव कार्य पूरा कर सकता है। हालांकि रोबोट तो रोबोट है, उनमें सोचने की क्षमता का अभाव होता है, वे इसे केवल हुआन फैंग की आवश्यकताओं के अनुसार ही कर सकते हैं। इसलिए इस अवधि के दौरान उस शराब की भट्टी का उत्पादन सामान्य है। हालांकि बस इतना ही, रोबोट के पास उत्पादन बढ़ाने का विचार नहीं है, वे इसे हुआन फैंग के जाने से पहले की आवश्यकताओं के अनुसार करते हैं। हालांकि हुआन फैंग केवल कुछ दिनों के लिए उस स्थान से दूर रहे हैं, वो लंबे समय से उस कारखाने से दूर है। मूल रूप से वो फैक्ट्री केवल उसकी शराब का परीक्षण करने के लिए बनाई गई थी, इसलिए हुआन फैंग ने उस समय ज्यादा परवाह नहीं की। वहां शराब का स्वाद चखने के बाद हुआन फैंग ने वाइनरी छोड़ दी और वाइनरी में चीजों के बारे में शायद ही कभी पूछा, क्योंकि वो जानता था कि जब उसने वो जगह छोड़ी तो वहां मौजूद हर चीज का उससे कोई लेना देना नहीं था। अगली बार जब वो जाएगा तो उसे नहीं पता कि वो कब आएगा। हालांकि अब स्थिति स्पष्ट रूप से भिन्न है, वो फैक्ट्री सचमुच उनका उद्योग बन गई है। हालांकि वो व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए वहां नहीं जा सकता, लेकिन उसे वहां से आय प्राप्त हो सकती है, इसलिए हुआन फैंग वास्तव में इसकी परवाह करता है। मेरे जाने के बाद मुझे वाइनरी के बारे में बताओ, हुआन फैंग ने रोबोट से कहा। ठीक है बॉस, रोबोट ने यंत्रवत कहा और फिर हुआन फैंग को कारखाने की विशिष्ट स्थिति की सूचना दी। हालांकि रोबोट में सक्रिय सोच की क्षमता का अभाव है और यह केवल शहर की रक्षा कर सकता है, लेकिन यह लाभ से रहित नहीं है। कम से कम ये हुआन फैंग के आदेशों का बिना शर्त पालन करेगा और यह कभी विश्वासघात नहीं करेगा। इसलिए हुआन फैंग को कारखाने के प्रबंधन के लिए ऐसे रोबोट का उपयोग करने में बहुत राहत मिली है। इसके अलावा हालांकि रोबोट कारखाने की विकास रणनीति तैयार करने की पहल नहीं कर सकता है, अब हुआन फैंग उसे यहाँ कमान कर सकता है और उसे आदेश दे सकता है, और उसकी एकमात्र कमी दूर हो गई है। इससे हुआन फैंग को आश्चर्य नहीं हुआ। फैक्ट्री में सब कुछ सामान्य था। फैक्ट्री में अभी भी बहुत सारे कर्मचारी थे, उनमें न तो वृद्धि हुई और न ही कमी। हर दिन आउटपुट तय होता था, यहाँ तक कि जब हुआन फैंग चले गए तब भी उन्होंने शराब बेचने के लिए जो कीमत तय की थी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। मुझे नहीं पता था कि इसे कैसे बदला जाए। हमारी शराब की बिक्री का प्रदर्शन कैसा है? क्या बहुत सारे लोग इसे खरीदने आ रहे हैं? हुआन फैंग ने पूछा। जाहिर है रोबोट प्रबंधक विक्रेता को बेचने के लिए बाहर जाने की व्यवस्था नहीं करेगा। जब हुआन फैंग चले गए तो उन्होंने इस संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की, इसलिए उनकी बिक्री का लक्ष्य अभी भी वे 2 बार थे जिनकी हुआन फैंग को तलाश थी। इसके अलावा इन दोनों बारों का पैमाना बहुत बड़ा नहीं था। बॉस के पास वापस जाएं, हमारी फैक्ट्री हर महीने लगभग 100 केस बेच सकती है, वे 2 बार हर महीने हमसे खरीदेंगे। रोबोट ने बिना सोचे कहा। हाल के महीनों में कई लोग हमारी वाइन खरीदने के लिए हमारे दरवाजे पर आए हैं। हालांकि क्योंकि बॉस से कोई ऑर्डर नहीं है, इसलिए मैंने उनसे वादा नहीं किया। हुआन फैंग को वास्तव में नहीं पता था कि क्या कहना है। उन्होंने उस समय इसके बारे में नहीं सोचा था, इसलिए उन्होंने रोबोट की व्याख्या नहीं की। अप्रत्याशित रूप से उसने कुछ नहीं किया, तो हुआन फैंग ने जल्दी से पूछा, क्या हमारे पास बहुत अधिक इन्वेंट्री है? अब तक हमारी सूची 10,000 मामलों से अधिक हो गई है, रोबोट ने कहा। हुआन फैंग ने सिर हिलाया और संतुष्ट हो गया। आखिरकार शुरुआत में उसने जो फैक्ट्री खरीदी थी वो बड़ी नहीं थी, इसलिए हुआन फैंग इतने लंबे समय में इतनी सारी इन्वेंट्री से संतुष्ट थे। बेशक अगर रोबोट ने दूसरों को बेचने का वादा किया तो यह अनुमान लगाया जाएगा कि इन्वेंट्री के सभी 10,000 बक्से खत्म हो जाएंगे। उस फैक्ट्री के खाते में कितने पैसे हैं? हुआन फैंग ने पूछा। वो पैसा उसके जाने के बाद से उसने कभी स्थानांतरित नहीं किया है और इस बार रोबोट का विस्तार नहीं हुआ है, इसलिए कुछ होना चाहिए। रोबोट ने कहा, वहां 2.358 मिलियन है। जाहिर है याददाश्त के मामले में यह इंसानों से कमतर नहीं बल्कि मजबूत भी है। केवल 2 मिलियन। हुआन फैंग निराश है। 2 मिलियन युआन स्पष्ट रूप से अंतरिक्ष का अंकित मूल्य है। इसे चीनी मुद्रा में परिवर्तित करने पर यह केवल 2 लाख युआन है। अगर हुआन फैंग ने पिछले कुछ महीनों में 2 लाख युआन से अधिक कमाया होता तो वो बहुत खुश होते, लेकिन अब ये पर्याप्त नहीं है। हालांकि यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो आप देख सकते हैं कि कारखाने में केवल 2 ग्राहक हैं और पैमाना बड़ा नहीं है। फैक्ट्री की बात करें तो ऐसी कई चीजें हैं जिनके लिए पैसे की जरूरत होती है, जैसे श्रमिकों की मजदूरी, पानी और बिजली, उपकरण रखरखाव आदि। 2 मिलियन से अधिक जमा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस वाइन की कीमत हुआन फैंग से पहले थोड़ी अधिक थी। कारखाने की स्थिति के बारे में जानने के बाद हुआन फैंग ने रोबोट से कहा, जब तुम वापस जाओ तो तुरंत कारखाने के विस्तार के लिए सारा पैसा उसमें डाल दो, उत्पादन लाइन बढ़ाओ और अधिक श्रमिकों की भर्ती करो। साथ ही जो लोग अपने दम पर व्यापार के बारे में बात करने आते हैं उनके साथ सहयोग के बारे में बात करने से इनकार नहीं करते हैं और अंततः बाजार का प्रसार कर सकते हैं। हुआन फैंग स्पष्ट रूप से अब कारखाने के पैमाने को पूरा करने में असमर्थ है, इसलिए वो 2 मिलियन युआन आगे नहीं रखना चाहता था, बल्कि इसे सीधे कारखाने के विस्तार में लगाना चाहता था। इसके अलावा उनकी वाइन उस क्षेत्र में और एक निश्चित रेंज में पहले से ही प्रसिद्ध है, अन्यथा कोई सहयोग मांगने नहीं आएगा। हुआन फैंग इतना अच्छा विकास का अवसर कैसे चूक सकते हैं?
ठीक है बॉस, जब मैं वापस जाऊंगा तो ये करूंगा। बिना किसी हिचकिचाहट के रोबोट नीचे आने को तैयार हो गया। हुआन फैंग से संबंधित एक रोबोट के रूप में वो हुआन फैंग के आदेश की थोड़ी सी भी अवज्ञा नहीं करेगा। हुआन फैंग भी उनके रवैये से बहुत संतुष्ट हुए और हाथ हिलाकर कहा, वापस जाओ। फिर रोबोट अचानक हुआन फैंग की आंखों से गायब हो गया, जैसे कि वो पहले कभी दिखाई ही नहीं दिया हो। विला के पूरे हॉल में हुआन फैंग अकेला रह गया था। इस खाली हॉल में खाली खाली सा लग रहा था। यह एक शानदार जगह है। हुआन फैंग उठ खड़ा हुआ और घूम गया। उसने पाया कि वो ऊपर जा सकता है और ऊपर के कमरे को देख सकता है, लेकिन वो दरवाजे को विला से बाहर नहीं धकेल सका। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 544 वापसी करना। ये वास्तव में एक अच्छी जगह है, कम से कम उस जगह से कई गुना बेहतर जहां अब हुआन फैंग रहता है। हालांकि ये स्पष्ट रूप से लंबे समय तक रहने की जगह नहीं है, क्योंकि हुआन फैंग के पास विला छोड़ने का कोई रास्ता नहीं है। फिर चाहे वो कितना भी शानदार क्यों न हो, उसे केवल एक अच्छा दिखने वाला पिंजरा ही माना जा सकता है। हुआन फैंग जाहिर तौर पर हर समय यहाँ नहीं रह सकते। ऊपर के सभी कमरों में घूमने के बाद हुआन फैंग ने जगह छोड़ दी। जब उसके सामने का दृश्य बदला तो वो पुनः अपने आवास पर लौटा था और बाथरूम में पानी की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। जाहिर है वाई जियाओरो अभी भी नहा रही थी। हालांकि अभी विला में वर्तमान समय स्पष्ट रूप से स्थिर नहीं है। हुआन फैंग कुछ समय के लिए वहां रहे हैं और वास्तव में ये भी लगभग इतना लंबा समय बीत चुका है। स्टोरेज बॉक्स के अपग्रेड से आए बदलाव के कारण हुआन फैंग अच्छे मूड में थे। बाय जियाओरो ने कपड़े धोना समाप्त करने के बाद आराम से स्नान किया और फिर आराम करने चली गई। हुआन फैंग अच्छे मूड में है और कियू टुलिंग किसी अन्य समय और स्थान में उसी मूड में है। कुछ समय पहले कियू टुलिंग द्वारा मैक्सियन काउंटी पर कब्जा करने के बाद शाही अदालत ने उसे पकड़ने के लिए पश्चिमी सेना भेजी। हालांकि सेना के नेता जी रुई एक अज्ञानी व्यक्ति थे, इसलिए वो न केवल कियू टुलिंग को हराने में विफल रहे, बल्कि अपनी नींद में खुद को उनके द्वारा मारे जाने दिया। लेकिन उस युद्ध के बाद कियू टुलिंग की प्रतिष्ठा पूरी तरह से नष्ट हो गई। दूर दूर से कुछ विद्रोही सैनिक उसके साथ शामिल होने आए और जो लोग अदालत के शासन से असंतुष्ट थे वे भी 2-3 की संख्या में उसके साथ शामिल होने आए, जिससे उसे कुछ समय के लिए बड़ी सफलता मिली। और नेता कियू ने भी इस अवसर का लाभ उठाते हुए आसपास की कुछ काउंटियों और राज्यों पर हमला करने के लिए अपने सैनिकों का नेतृत्व किया, जिनमें से कुछ हवा के अनुरूप थे, जिनमें से कुछ ने विरोध किया, लेकिन अपनी ताकत और आंतरिक संबंधों के कारण वे अंततः हार गए, जिसके कारण एक समय में कई बार नेता कियू की शक्ति का विस्तार हुआ और उनकी सेनाएं भी पिछली सेनाओं से अधिक थी। 10,000 से अधिक लोग अब तथाकथित समर्थन सैनिक 3 लाख बन गए हैं। बेशक उनमें से कई बूढ़े, बच्चे और महिलाएं हैं जो लड़ने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा उनमें से कई के पास अभी भी हथियारों की कमी है। क्या वे वास्तव में युद्ध के मैदान में जा सकते हैं? उनमें से 1 लाख निश्चित नहीं है। हालांकि कियू टुलिंग को कुछ भी गलत नहीं लगा। वो अपनी जीतों के सिलसिले से भी भ्रमित था। उसने सोचा कि अगर वो राजधानी भी जाएगा तो भी उसे कोई परेशानी नहीं होगी। बढ़ती शक्ति के कारण कियू टुलिंग की शक्ति बहुत अधिक है। उस तरह का आदेश सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन और मृत्यु का निर्धारण कर सकता है, जिससे उसे चक्कर आ जाता है। जब वो सेना में था तो अधिक से अधिक वो केवल हजारों लोगों को ही आदेश देने में सक्षम था। उसके पास इतनी बड़ी शक्ति कब थी? इसलिए कियू टुलिंग थोड़ा खो गया है। कई शहरों पर कब्जा करने के बाद उसने विस्तार जारी रखने की अपनी ऊर्जा अस्थायी रूप से खो दी। इसके बजाय वो पूरे दिन शहर में रहा, खाता पीता और खेलता रहा और उस विलासितापूर्ण जीवन का आनंद लेता रहा, जिसकी उसने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके प्रभाव में आकर उनके साथ आने वाले अधिकांश छोटे नेता भी उनके जैसे ही बन गए, उनसे भी बदतर। ये लोग, अधिकांश किसान जो पहले कभी किसी बड़े चरित्र को नहीं जानते थे, अब विद्रोह करने और एक नेता के साथ घुलने मिलने का झंडा उठा रहे हैं, मौज मस्ती करने में व्यस्त है। पहले वे हताश थे क्योंकि शाही दरबार द्वारा उन पर अत्याचार किया गया था। हालांकि अब उन्हें जान का खतरा नहीं है और उनकी जिंदगी पहले से काफी बेहतर है। वे फिर से लड़ने को कैसे तैयार हो सकते हैं? इसलिए पूरी टीम आगे बढ़ने में थोड़ी अनिच्छुक लगती है। जहां तक सैन्य अनुशासन की बात है तो इसके बारे में बात करना असंभव है। पूरी टीम गड़बड़ में है और कियू टुलिंग ने इस संबंध में कड़ी मेहनत नहीं की है। इसलिए सामान्य समय में रणनीतियों को जलाने, मारने और जब्त करने की घटनाएं अक्सर नहीं होती है। ऐसी ताकत अभी भी हवा में लड़ सकती है। एक बार जब यह हवा से लड़ता है तो यह वास्तव में खतरनाक होता है। हालांकि कियू टुलिंग के पास इतनी बड़ी दृष्टि नहीं थी और उन्हें यह स्थिति नहीं मिली, इसलिए वो अभी भी आशावादी थे कि उनके पास इतनी बड़ी सेना है। हालांकि ये स्पष्ट है कि शाही दरबार हर समय उसके अस्तित्व में रहने का इंतजार नहीं कर सकता। नेता कियू अब विद्रोहियों की अपेक्षाकृत बड़ी ताकत है, इसलिए शाही अदालत को पिछली उपेक्षा से विनाश के प्रमुख लक्ष्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस बार यह अभी भी पश्चिमी सेना है जो कियू के नेता की बरामदगी के लिए जिम्मेदार है। हालांकि नेता जनरल अब जी रुई नहीं है, जिनके पास कोई क्षमता नहीं है, बल्कि पश्चिमी सेना के प्रभारी जनरल जुकाई है। जुकाई स्पष्ट रूप से जी रुई जैसा अक्षम व्यक्ति नहीं है। सीमा पर एक सैनिक के रूप में अपने प्रारंभिक वर्षों में उन्होंने एक बड़े सैनिक के रूप में शुरुआत की और अपने सैन्य कौशल के आधार पर कदम दर कदम सामान्य स्तर तक पहुंचे। हमें पता होना चाहिए कि वह, जो एक नागरिक के रूप में पैदा हुआ था, एक जनरल बनने के लिए दूसरों की तुलना में अधिक भुगतान करेगा, इसलिए वो सेना की कमान संभालने में सक्षम है। बाद में उन्हें नई सेना के गठन और प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार होने के लिए मुख्य भूमि में स्थानांतरित कर दिया गया, जो वर्तमान पश्चिमी सेना भी है। क्योंकि यह एक नई सेना है और कभी युद्ध के मैदान में नहीं गई है, यह आमतौर पर दस्यु दमन है, इसलिए इसकी युद्ध प्रभावशीलता सीमा सेना जितनी मजबूत नहीं है। हालांकि उनकी राय में भले ही इसकी युद्ध प्रभावशीलता मजबूत न हो, उन मिट्टी के पैरों से निपटने में कोई समस्या नहीं है। इसलिए उसने अपने जीजा को लड़ने के लिए भेजा। वो दूसरे पक्ष को योगदान करने का मौका देना चाहते थे। नतीजतन दूसरा पक्ष न केवल योगदान देने में विफल रहा, बल्कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उनके सैनिकों को भी भारी क्षति हुई और वे पीछे हट गए। इस बार अदालत फिर से कियू टुलिंग से बदला लेना चाहती थी। जुकाई ने स्वेच्छा से अपनी खूबियों की भरपाई की और अपने बहनोई से बदला लिया।
अब अदालत में अधिक सक्रिय सैनिक नहीं है, इसलिए वो जू काई की मांगों से सहमत हो गए। सैनिक कैसा कर रहे हैं? जू काई एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है। उसकी मोटी भुजा उसके कद्दों को तोड़ती हुई प्रतीत होती है। पूरे आदमी से तेज गंध आती है। ऐसा कहा जाता है कि वो युद्ध के मैदान में बहुत बहादुर थे। जब वो एक बड़ा सैनिक था तो उसने कई बार दुश्मन की लड़ाई में भाग लेने का नेतृत्व किया। बाद में जब उन्हें अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया तब भी उन्होंने अक्सर नेतृत्व किया और अन्य छोटे सैनिकों के पास पहुंचे। पश्चिमी सेना कम समय में युद्ध प्रभावशीलता बना सकती है, जिसका जू काई के साथ बहुत कुछ लेना देना है। एक जनरल जो कड़ी मेहनत करने को तैयार है। जनरल के पास वापस जाओ, तुम तैयार हो। सैनिक सुबह शुरू कर सकते हैं। इसके बगल में एक आशीर्वाद देने वाला जनरल अपने हाथ झुकाए हुए है। कुआ, जू काई ने सिर हिलाया। हालांकि वो युद्ध के मैदान में बहादुर था, लेकिन वो घर पर अपनी पत्नी गे रुई की बड़ी बहन से डरता था। अन्यथा वो नहीं चाहेंगे कि जी रुई पिछली बार कुछ सैन्य कौशल अर्जित करें। दुर्भाग्य से ये जानना कठिन है कि जी रुई, जो सोने का पानी चढ़ाए जाने वाले थे, की मृत्यु हो गई। उनकी बड़ी बहन इसे स्वीकार नहीं कर सकी। पूरे दिन वो जू काई को अपने छोटे भाई का बदला लेने के लिए रोता और चिल्लाता रहा। यही एक कारण है कि जू काई ने बदला लेने के लिए पहल की। बेशक जू काई को वो नेता बिल्कुल पसंद नहीं था जिसने अपने कई अधीनस्थों को मार डाला। इस बार वो अपने सिर से अपने माताहतों की बलि देने जा रहा था। 5 बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 545 खलनायक। सैनिकों को तैयार रहने दीजिए। इस बार हम पिछली बार जैसा नहीं कर सकते। यही वो है जिसने हमारी पश्चिमी सेना को खो दिया है। इस बार हमें अपनी पश्चिमी सेना की प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित करना होगा, जू काई ने कहा। हाँ, आसपास के कई जनरलों और स्कूलों ने तुरंत उत्तर दिया। इनमें से कुछ लोगों ने पिछली बार मैक्सियन काउंटी पर हमला करने के लिए जी रुई का पीछा किया था। जब उन्होंने जू काई की बातें सुनी तो उनके चेहरे पर कोई चमक नहीं थी। पिछली बार अगर जी रुई की अचानक मृत्यु नहीं हुई होती और उन्होंने टीम की कमान नहीं खोई होती तो वे नहीं हारते, इसलिए ये लोग आश्वस्त नहीं थे। चिंता मत करो जनरल, हमें इस बार कियू को मारना होगा। हाँ, उसे मार डालो और भाइयों का बदला लो। कीचड़ के पैरों को हमारी पश्चिमी सेना की ताकत का पता चलने दो। सेनापति एक एक करके चिल्लाए। हालांकि पिछली बार वे हार गए थे, लेकिन एक कारण था। ऐसा नहीं था कि वे दूसरों से कमतर थे, इसलिए उन्हें नहीं लगा कि दूसरा पक्ष इतना उग्र है। इस बार वे बिल्कुल भी नहीं डरे। ठीक है, मैं आपका दृढ़ संकल्प जानता हूँ। किसी भी स्थिति में हमें इस विद्रोह को शांत करना चाहिए, जू काई ने अपने आदमियों से कहा। हाँ, अगले दिन पश्चिमी सेना के कमांडर जू काई ने पश्चिमी सेना के 50,000 कुलीन सैनिकों को मैक्सियन काउंटी में ले जाया और वहां कियू को दबाने के लिए तैयार किया। एक समय मैक्सियन काउंटी के आसपास फिर से कई लड़ाइयां हुई और किसी भी समय युद्ध छिड़ सकता था। क्या नेता अभी तक नहीं उठे? मैक्सियन काउंटी में लॉर्ड्स हवेली के बाहर कवच पहने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने नौकर के रूप में कपड़े पहने एक व्यक्ति से कहा। हालांकि कियू टूलिंग ने पहले ही कई शहरों की स्थापना कर दी है, फिर भी वो मैक्सियन को अपना आधार शिविर मानता है और आमतौर पर मैक्सियन में रहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि उसने सबसे लंबे समय तक काउंटी पर कब्जा किया है, इसलिए इस बार लेआउट सबसे उपयुक्त है और सभी प्रकार के रक्षा उपाय अन्य शहरों की तुलना में बेहतर है। इसके अलावा यहाँ की काउंटी सरकार भी अन्य शहरों की तुलना में अधिक विलासितापूर्ण है। कियू टूलिंग के लिए, जो एक अच्छा जीवन जीने के आदी है, ये काफी महत्वपूर्ण है। बेशक एक और कारण है जो दूसरों को नहीं पता है, अर्थात कियू टूलिंग को लगता है कि यह मैक्सियन उसका धन्य स्थान है। अपने स्वयं के नुकसान के तहत वो शाही सेना को हरा सकता है, जिससे वो अपनी धन्य भूमि को छोड़ना नहीं चाहता था। इस समय ये पहले से ही उज्जवल है। हालांकि कियू टूलिंग अभी तक सामने नहीं आया है और शायद वो अभी तक उठा भी नहीं है। उसके आसपास के लोग इस मास्टर के आदी हो गए हैं और दोपहर को फिर उठेंगे। इसलिए जब उन्होंने उस व्यक्ति की पूछताछ सुनी तो उन्होंने तुरंत कहा, नहीं, अनुमान है कि उठने में 2 घंटे लगेंगे। ये बहुत अपमानजनक है। नेता क्यू बहुत आगे जा रहे हैं। कवचधारी व्यक्ति स्पष्ट रूप से कियू टूलिंग की कार्रवाई से असंतुष्ट था। जनरल सू, अपने शब्दों पर ध्यान दें। इसी समय एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आया और चेहरे पर अजीब भाव के साथ कवच पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कहा, क्या आप कियू के बारे में बात कर सकते हैं जो आपकी पीठ के पीछे काम कर रहा है? हम, अगर आप छोटे लोग पूरे दिन नेता के सामने आज्ञाकारी नहीं थे तो नेता कियू ऐसे कैसे बन गए? कवच पहने मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जनरल सू के मुंह में स्पष्ट रूप से आने से डरता नहीं था, लेकिन एक दूसरे से जमकर बातें करता था। यह वे छोटे लोग हैं जिनके पास कियू टूलिंग की चापलूसी करने, सभी प्रकार के खजाने खोजने और पूरे दिन उसके पास सभी प्रकार की सुंदरियां भेजने की कोई वास्तविक क्षमता नहीं है, ताकि महत्वाकांक्षी कियू टूलिंग वर्तमान बन सके। जब उस आदमी ने जनरल सू की बातें सुनी तो उसका चेहरा शर्म और गुस्से से भर गया। उन्होंने जनरल सू की ओर इशारा किया और कहा, सूपे, खून मत थूको। अब नेता कियू को क्या हुआ है? हम भी कियू टूलिंग के प्रति वफादार हैं। यहाँ हमारी प्रतिष्ठा को बर्बाद मत करो। जब तक आपकी प्रसिद्धि है, खलनायकों का एक समूह, जनरल सुपे ने तिरस्कार पूर्वक कहा। फिर उसने नौकर की ओर देखा और कहा, जब नेता कियू उठेंगे तो मुझे कुछ बताना होगा। उसके बाद जनरल सू ने उस व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया और दूर हो गए। सुपे के व्यवहार ने उस व्यक्ति को फिर से क्रोधित कर दिया। उसने सुपे के प्रस्थान को घृणा की दृष्टि से देखा। वास्तव में क्या वे वर्तमान स्थिति तक पहुंचने के लिए वास्तव में युद्ध के मैदान की खूबियों पर भरोसा करते हैं? उन्होंने वही कहा जो कियू टूलिंग को सुनना पसंद था और वही किया जो उन्हें पसंद था, इसलिए उन्हें वर्तमान स्थिति में आने से पहले ही पहचान मिल गई। हालांकि वे अपने खलनायकों के बारे में नहीं सोचते। हालांकि वे ये भी जानते हैं कि यहाँ कुछ लोग हैं जो उन्हें बहुत ही दृष्टि से देखते हैं, विशेषकर इस सुपे को, क्योंकि उन्होंने पहले कियू के नेता का अनुसरण किया था और युद्ध के मैदान में बहुत योगदान दिया था, और वे इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये लोग, दोनों पक्षों के बीच विरोधाभास अभी भी बहुत तीखा है। 2 घंटे के बाद कियू टूलिंग ने आखिरकार जम्हाई ली। 2 रिखेलों की सेवा में उसने अपने कपड़े पहने और कमरे से बाहर चला गया। उसके चेहरे पर कुछ नींद सी झलक रही थी। पहली नजर में वो कल से कम देर तक नहीं जागता था।
वो ऊपर क्यों रुका था? उसने अपने बिस्तर पर दो रखेलों को देखा। नौकर के पास क्यू टूलिंग को कुछ ऐसी बात बताने का समय नहीं था जिसके बारे में सुपर को रिपोर्ट करनी थी। जिस व्यक्ति का सुपे के साथ झगड़ा हुआ था वो पहले क्यू के सामने टूलिंग करता हुआ दिखाई दिया। वो उस समय के बारे में जानता था जब क्यू टूलिंग हर दिन उठता था। नेता उठ गए, अब नींद नहीं आई? आदमी ने चिंता से पूछा। नहीं, क्या हुआ? चलते समय क्यू टूलिंग ने लापरवाही से पूछा। दरअसल उन्हें नहीं लगता कि हाल ही में कुछ भी हो सकता है। उसके आसपास के कई काउंटियों और शहरों को परास्त कर दिया गया है, लेकिन जो नहीं परास्त हुए हैं वे भी अपनी सुरक्षा को मजबूत करने में व्यस्त हैं। उसके खिलाफ लड़ना बिल्कुल भी असंभव है। पीछे मुड़ो, कुछ नहीं हुआ, उस आदमी ने कहा। लेकिन मैंने पहले भी कुछ बुरी टिप्पणियां सुनी हैं और मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं। अपने अधीनस्थों के चेहरे पर कुछ झिझक देखकर क्यू टूलिंग ने असंतोष से कहा, जो नहीं कहा जा सकता वो कहो। उसे इस बात से नफरत थी कि उसका नौकर उससे कुछ छिपा रहा है, ऐसे में वो असुरक्षित महसूस करेंगे। हाँ, उस आदमी ने अपने चेहरे पर डर के साथ कहा। उसकी अभिव्यक्ति से क्यू टूलिंग संतुष्ट हो गई। केवल तभी जब नीचे के लोग उससे भयभीत हो जाएं, तभी उसकी स्थिति दृढ़ हो सकती है। मैंने हाल ही में कुछ लोगों को आपके पीछे के नेता को ये कहते हुए बदनाम करते हुए सुना है कि आप प्रगति नहीं करना चाहते हैं, आप अज्ञानी हैं, आप केवल इतना जानते हैं कि आप सुख के लिए लालची हैं और आपकी बिल्कुल भी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। बस ये बकवास है। क्यू टूलिंग उदास चेहरे के साथ दूसरे पक्ष की बातों को बीच में रोकता है और कहता है, ये किसने कहा? क्यू टूलिंग जाहिर तौर पर ऐसे शब्दों से असंतुष्ट है, वो बुरी आत्मा से भरा हुआ है। 5 बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 546 सैन्य शक्ति की वापसी। मैंने ऐसे क्षेत्र से लड़ने के लिए कड़ी मेहनत की है और कई रखेलों से विवाह किया है। किसी को मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? और क्या आप महत्वाकांक्षी नहीं हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे अपने अधीनस्थों की परवाह है। मैं पहले भी लड़ता रहा हूँ, अब खेती का समय आ गया है। ये शापित लोग खुद को नहीं समझते हैं और खुद को बदनाम भी करते हैं। क्यू टूलिंग का दिल दहाड़ उठा और उसने सोचा, बेशक वो असंतुष्ट था। उसने सोचा कि अब उसकी प्रतिष्ठा की तुलना करने वाला कोई नहीं है। उन अधीनस्थों को उनकी बात सुननी चाहिए, न कि उनकी गलतियों के बारे में बात करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति दूसरे पक्ष का नाम कहने में झिझक रहा है। कहो, ये सब कौन फैला रहा है? क्यू टूलिंग ने फिर पूछा। ये सुपर है और उसके आसपास कुछ जनरल है। ऐसा लगता है कि उस आदमी ने यह वाक्य क्यू टूलिंग के दबाव में कहा था, हालांकि किसी ने उसकी आंखों में धूर्त मुस्कान नहीं देखी। सुपे, ये नाम सुनकर क्यू टूलिंग ने भौहें चढ़ा दी। सुपे ने जल्दी ही उसका पीछा किया और उसके प्रति वफादार थी। इसके अलावा उन्होंने युद्ध के मैदान पर कड़ी मेहनत की और बहुत योगदान दिया। साथ ही वो उन चंद लोगों में से भी एक थे जो कुछ सैन्य रणनीतियों को जानते थे। अन्य लोगों के विपरीत वे मिट्टी के पैरों में पैदा हुए थे। वे केवल क्रूर बल के साथ आगे बढ़ना जानते थे और कुछ भी नहीं समझते थे। इसलिए सामान्य समय में क्यू टूलिंग सुपे को बहुत महत्व देता है। हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि जिस व्यक्ति को उन्होंने हमेशा बहुत महत्व दिया है वो उनकी पीठ पीछे उनके बारे में बुरा बोलेगा। हाँ, बहुत बढ़िया। क्यू टूलिंग के बगल वाले व्यक्ति ने उसके चेहरे पर नाराजगी देखकर जल्दी से कहा, वो अकेले लड़ सकता है, लेकिन हर जगह नेता है। इसके अलावा उनमें से अधिकांश शहर उसके द्वारा लड़े गए हैं और वो सबसे मेधावी है। क्यू टूलिंग का दिल विस्मय से भर गया, क्योंकि सुपे ने जो कहा वो सही था। जब से वो नेता बने हैं वो कुछ और नहीं करेंगे। सुपे भी बहुत अच्छे फाइटर हैं, इसलिए क्यू टूलिंग अक्सर उनसे उन शहरों पर हमला करने के लिए सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए कहते थे। उन्होंने कहा कि उन शहरों को उनके द्वारा लड़ा गया था, कोई गलती नहीं है। पहले क्यू टूलिंग ने नहीं सोचा था कि कुछ भी था। उसने यहाँ तक सोचा कि उसके पास एक ऐसा व्यक्ति है जो लड़ सकता है, जो बहुत अच्छा था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह हाई अचीवर शब्द भूल गए हैं। सुपे का श्रेय बहुत ऊंचा है, यहाँ तक कि क्योंकि वह अक्सर पहले सैनिक होते हैं, इसलिए निम्नलिखित लोगों में सुपे की प्रतिष्ठा उनसे भी अधिक है, जो स्पष्ट रूप से सच नहीं है। यह एक अच्छी बात है। नेता, वो अपने पालतू जानवर के कारण अहंकारी है। आप उसे इस तरह परेशानी खड़ी करने नहीं दे सकते। ये सिर्फ आपकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर रहा है। मुझे लगता है कि उसका दिल खराब है। वो आदमी जारी रहा, बकवास मत करो, जनरल सू मेरे प्रति बहुत वफादार है। हालांकि वो अपने बगल वाले आदमी पर चिल्ला रहा था। उसने पहले ही सुपर के बारे में सोच लिया था। उस आदमी ने क्यू के मन की बात भी समझ ली, इसलिए उसने बात करना बंद कर दिया। उसे जो कहना था वो पहले ही कह चुका था। उसने क्यू के दिमाग और उस सुपे के सामने संदेह के बीज बो दिए थे। उसने अभी जो कहा उसके प्रति उदासीन रहना उसके लिए असंभव था। उस आदमी के चले जाने के बाद क्यू टूलिंग ने और कुछ नहीं किया। इसके बजाय वो वहीं खड़ा था और कुछ सोच रहा था। नेता, जनरल सू पहले भी यहाँ आ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात है। इस समय क्यू टूलिंग का नौकर रिपोर्ट करने आया। ओह, जब मैं पहले सो रहा था वो यहाँ आया था? क्यू टूलिंग ने पूछा। मैं यहाँ आया हूँ और जब मैंने नेता को आराम करते देखा तो चला गया, नौकर ने उत्तर दिया। नेता क्यू ने सिर हिलाया और फिर अचानक पूछा, क्या उसने कुछ कहा? वो एक नौकर है जो नहीं जानता कि क्या कहना है। आखिरकार क्यू टूलिंग उसका मालिक है। जनरल सू भी एक बड़ा आदमी है और वो उसे नाराज नहीं कर सकता। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं एक महिला की तरह हूँ। हेड क्यू परेशान था। अपने नौकर के हाव भाव देखकर वो और भी असंतुष्ट हो गया। नौकर चौंक गया और बोला, उन्होंने कहा कि नेता आप अधिक से अधिक अपमानजनक हैं। दूसरों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अपने नौकर की बातें सुनकर क्यू टूलिंग का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। पहले तो उसे अभी उस आदमी की बातों पर शक हुआ, लेकिन अब लगता है कि उस आदमी ने झूठ नहीं बोला था। सुपे वास्तव में अपने सैन्य कौशल पर भरोसा कर रहे हैं और खुद को गंभीरता से नहीं लेते हैं। जू ने ऐसा कहने का साहस किया। वास्तव में अगर नेता क्यू ने ये पहले सुना होता तो वो थोड़ा परेशान होते, लेकिन वे बहुत क्रोधित नहीं होते। आखिरकार ऐसा इसलिए था क्योंकि वो बहुत देर तक सोया था और वो सुपे को दोष नहीं दे सकता था। हालांकि वर्तमान क्यू टूलिंग स्पष्ट रूप से पिछले क्यू टूलिंग से अलग है। कई अधीनस्थ और उच्च पद हैं।
कोई भी उसके सामने उसका अनादर करने का साहस नहीं करता। अब सुपर ने खुद से ये कहने की हिम्मत की, जाहिर है क्यू टूली बहुत अस्वीकार्य है। सुपर, ऐसा मत सोचो कि तुम थोड़े से भी शेखे हो और तुम नहीं जानते कि मेरे बारे में क्या कहना है। ऐसा लगता है कि मैं सामान्य समय में उसके प्रति बहुत अधिक दयालु हूँ, क्यू ने सोचा। इस समय सुपर की उनकी धारणा पूरी तरह से बदल गई है। सुपे अब भरोसा करने वाला जनरल नहीं बल्कि एक कृतघ्न कमीना है। इसलिए उन्होंने सीधे सुपेई की सैन्य शक्ति को वापस लेने का आदेश दिया। यहाँ तक कि क्योंकि वो गुस्से में था, उसने मामले की सावधानीपूर्वक जांच नहीं की और इसे स्पष्ट करने के लिए सुपेई को नहीं पाया, इसलिए उन्होंने इतनी जल्दी ऑर्डर दे दिया। उन्होंने मेरी सैन्य शक्ति क्यों वापस ले ली? मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे इस बारे में बात करने के लिए एक नेता ढूंढने की जरूरत है। अपने ही घर में सुपेई को क्यू टूली से आदेश मिला, जिससे वो क्रोधित हो गया। वो इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका। कल दोपहर को जब उसने क्यू को संघर्ष करते देखा, तब भी दूसरे पक्ष को उस पर अच्छा विश्वास था। अप्रत्याशित रूप से यह एक दिन के समय से पहले इस तरह से निकला। अपने आप से छुटकारा पाएं, वो ऐसे आदेश को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? जनरल सू, ओह नहीं सुपेई, आप अब जनरल नहीं है, नेता ने कहा। वो अब आपको देखना नहीं चाहता है। यदि आप पश्चाताप कर रहे हैं तो आपको घर पर एक अच्छा आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। यदि आप अभी भी हैं अपने पालतू जानवर पर गर्व है, अतीत की दोस्ती की उपेक्षा के लिए नेता को दोष न दें। आदेश को प्रचारित करने के लिए यह वो व्यक्ति है जिसका क्यू नेता के घर के बाहर सुपे के साथ संघर्ष हुआ था। मूल रूप से उन्हें ऑर्डर के लिए आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने सुपर की शर्मिंदगी को देखने के लिए खुद ही आने के लिए कहा। अब उसने इसे वैसे देखा जैसा वह चाहता था, इसलिए वो बहुत अच्छे मूड में है। अपने पालतू जानवर पर गर्व करो। मैंने नहीं किया। मैं सुपर में जो करता हूँ वो मेरी अंतरात्मा और नेता के विश्वास के योग्य है। यह आपकी पीठ के पीछे का विचार होना चाहिए। सुपे स्पष्ट रूप से अभी भी आदेश को स्वीकार नहीं कर सकती है। 5 बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 547 फ्रेम अप। स्वाभाविक रूप से वो व्यक्ति यह स्वीकार नहीं करेगा कि वो खलनायक है। हालांकि उन्हें सुपे को कुछ सच्चाई बताने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनकी राय में सुपे पूरी तरह से पक्ष से बाहर हो चुका है। चूंकि उसके अपने लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, क्यू टूलिंग इस कष्टप्रद आदमी का दोबारा उपयोग नहीं करेगा। सुनो, मेरे विचार के बारे में क्या ख्याल है? चूंकि नेता ने यह आदेश दिया है, इसका मतलब है कि उसने पहले से ही अपने दिल में आप पर अविश्वास कर लिया है। अन्यथा आपको लगता है कि आप अपने भाग्य का फैसला मेरे द्वारा कर सकते हैं? क्या आप नहीं समझते कि यही एकमात्र रास्ता है दोष अपने आप को दोषी ठहराना और सबसे सफल होना है? आदमी ने कुछ गर्व के साथ कहा। सॉपर के चेहरे पर उत्साहित नजर धीरे धीरे गायब हो गई। उसके बाद अविश्वसनीय और यहाँ तक कि भ्रमित नजर आए। उसने वास्तव में पहले उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करने के मामले के बारे में नहीं सोचा था। बस उसने सोचा था कि उसे सेना का नेतृत्व करने और शाही दरबार में विद्रोह पैदा करने का मौका मिलेगा। फिर वो इसे जाने नहीं देगा और न ही अपने दुश्मनों के भरोसे पर खरा उतरने से चुकेगा। इसलिए हर बार युद्ध में जाने पर उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अब जो करने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्यू टूलिंग का विश्वास और पुनः उपयोग नहीं है, बल्कि संदेह है। इससे वो कुछ समय के लिए निराश हो गया। क्यू टूलिंग अब पहले की तरह बुद्धिमान नहीं रही। जिस आदमी ने सुपर का चेहरा देखा, उसने अपना आदेश बताने में अपनी आत्मा खो दी। वो और भी अधिक गौरवान्वित था। जब उसने उस व्यक्ति को ऐसा होते देखा जो अतीत में उसके खिलाफ था, तो उसे सहज महसूस हुआ। सुपे, यह मत सोचो कि तुम लड़ने में अच्छे हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। कई बार तुम्हें एक आदमी बनने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद वो आदमी मुड़ा और सुपे को आंगन में खड़ा छोड़कर चला गया। सामान्य नेता बहुत बड़ा है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? अर्थात जब हम उससे जुड़ने आए थे तब उसके पास शक्ति नहीं थी, लेकिन अब वो अपना मुंह घुमा लेता है और लोगों को नहीं पहचानता। जनरल, हमें अपने साथ ले चलो, हम इसे अकेले कर सकते हैं। यहाँ निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। सुपेई के परिवार के सदस्य आए और कहा, ये लोग अभी घटनास्थल पर थे, इसलिए उन सभी ने सुपेई और उस व्यक्ति के बीच की बातचीत सुनी और एक एक करके अपने परिवार के मालिक के लिए अयोग्य महसूस किया। विद्रोही सेना में कई नेता अपने अधीनस्थों को सेनापति के रूप में पुरस्कृत करना पसंद करते हैं। स्वाभाविक रूप से क्यू के अधीनस्थों के पास भी जनरलों का एक वोट है। बेशक इन जनरलों को उसके द्वारा सील कर दिया गया है, अदालत द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि क्यू टूलिंग ने अपने सैनिकों का नेतृत्व करने की सुपेई के अधिकार को माफ कर दिया है, लेकिन केवल इतना ही है कि सुपेई उन सैनिकों का नेतृत्व नहीं करेगी जिनकी व्यवस्था क्यू टूलिंग ने उसके लिए की थी। जहां तक सुपेई के अपने लोगों का सवाल है, जाहिर है इस समय वे निश्चित रूप से सुपेई के पक्ष में हैं और वे क्यू टूलिंग के आदेश पर ध्यान नहीं देंगे। इस मामले में क्यू टूलिंग के नेतृत्व में ये बहुत आम है। सुपेई जैसे लोग जिन्होंने सबसे पहले लोगों को अपने साथ जोड़ा, क्यू टूलिंग ने उन पर अपना भरोसा दिखाने के लिए अभी भी उनकी कमान में है। तो अब भी भले ही क्यू टॉलिंग द्वारा उन्हें सैन्य शक्ति से बर्खास्त कर दिया गया हो, सुपेई के हाथों में अभी भी कुछ लोग हैं, लेकिन संख्या नहीं है, ये सिर्फ बहुत है। वहाँ केवल लगभग 12,000 लोग हैं। हालांकि इन 2,000 लोगों की युद्ध प्रभावशीलता खराब नहीं है। रास्ते में उन सभी ने सुपे के साथ अपने परिवार की शुरुआत की। ऐसी कोई छोटी मोटी लड़ाइयां नहीं है जिनसे वे गुजरे हैं। वे उन बूढ़ों और बच्चों से कहीं बेहतर हैं जो केवल गिन सकते हैं। सुपेई ने अपने अधीनस्थों की बात सुनी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो अभी भी क्यू टूलिंग के बारे में सोच रहा था। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि क्यू टूलिंग उसे पहले से अच्छी तरह से जानता था। वो क्यू टूलिंग के पास आया और इसके तुरंत बाद उसने उसे सैनिकों का नेतृत्व करने की शक्ति दी, जिससे उसे खेलने के लिए एक मंच मिला। उस समय उन्होंने मृत्यु के विचार पर भी कड़ी मेहनत की। हालांकि क्यू टॉलिंग का प्रदर्शन अधिक से अधिक घटिया होता जा रहा है। सुपेई का विचार भी कम और कम होता जा रहा है। आज क्यू टूलिंग ने उन खलनायकों के उकसावे में सीधे तौर पर अपनी सैन्य शक्ति को खारिज कर दिया है। उसने खुद से यह भी नहीं पूछा कि उसका मतलब क्या है। उसने एक भी चेहरा नहीं दिखाया, अपना स्पष्टीकरण नहीं सुना, इसलिए उसने निर्णय लिया। इससे सुपेई को बहुत खोई हुई आशा महसूस हुई। ठीक है, कुछ मत कहो, मैं चुप रहना चाहता हूँ। आज से मैं अपना दरवाजा बंद करूंगा और तुम्हें धन्यवाद दूंगा।
मैं किसी को नहीं देखूंगा, सुपे ने अपने मातहतों की चर्चा बंद करते हुए कहा। हाँ, हालांकि उन अधीनस्थों में सामंजस्य नहीं है, वे अपने जनरल के बोलने पर खंडन नहीं करेंगे, लेकिन वे सोचते हैं कि कुछ दिनों के बाद जब जनरल शांत हो जाएगा तो वे उसे यहाँ से चले जाने के लिए मना लेंगे ताकि यहाँ गुस्सा ना हो। उसके बारे में क्या ख्याल है? जब उसे आदेश दिया गया था तो उसने क्या कहा था? काउंटी यमन में नेता क्यू अपने अधीनस्थों के वापस आने और वहां की स्थिति के बारे में सुपर को रिपोर्ट करने का इंतजार कर रहे हैं। आदेश दिए जाने के बाद क्यू टूलिंग भी झिझक रही थी। आखिरकार सुपेई एक मेधावी मंत्री थे जिन्होंने उनके करियर में बहुत योगदान दिया, लेकिन अब उन्होंने कहा कि वो सत्ता लेते ही इसे ले लेंगे, जिससे उन्हें दोषी महसूस हुआ। साथ ही वो मन ही मन ये भी सोच रहा था कि यदि सुपे में अपनी गलती स्वीकार करने का अच्छा रवैया रहा तो एक समय के बाद वो उसे कुछ अधिकार देने पर विचार नहीं कर पाएगा। नेताजी, वो सुपर बहुत अहंकारी है। कौन जानता है, जिस व्यक्ति ने आदेश दिया था, जब वो वापस आया और क्यू को परेशान होते देखा तो उसका चेहरा आक्रोश से भर गया। क्या बात? क्यू का कॉलर सिकुड़ गया। उन्होंने कहा कि यदि दरबार के नेता को बर्खास्त कर दिया जाए तो कोई और नहीं लड़ेगा। जब शाही दरबार की सेना वापस आएगी तो आप निश्चित रूप से लड़ाई हार जाएंगे, तब तक आपको बहुत देर हो चुकी होगी। आदमी ने गुस्से में कहा। गधे, क्या मैं उसके बिना नहीं रह सकता? सुपे, ये सिर्फ अहंकार है। मूल रूप से क्यू टूलिंग, जो सुपे के बारे में दोषी महसूस करता था, ने अपने अधीनस्थों से रिपोर्ट सुनी और उसका अपराध गायब हो गया। उनमें से कुछ तो गुस्से से भरे हुए थे। उसे ये भी लगा कि सुपे बहुत पागल थी। वो अच्छी तरह लड़ सकता था, लेकिन उसके बिना वो शाही सेना को जीत सकता था। इसके अलावा इस समय क्यू टूलिंग को लगा कि पहले अपनी सैन्य शक्ति को स्वीकार करना सही था, अन्यथा वो देर सवेर सुपेई के रवैये को गंभीरता से नहीं लेगा। उस समय उनका क्रेडिट पहले से ही काफी ऊंचा था, यदि वो चाहकर भी उसकी सैन्य शक्ति जब्त नहीं कर सका। इसी समय एक और नौकर आया और उसने बताया कि शाही दरबार ने एक बार फिर उन्हें इकट्ठा करने के लिए सेना भेजी है और अब वो अपने रास्ते पर है। ये बिल्कुल सही समय है। मैं देखना चाहूंगा कि क्या मैं उसके बिना शाही सेना को जीत सकता हूँ। सुप्रभात। शाही दरबार ने उन्हें दबाने के लिए सेनाएं भेजी। क्यू टूलिंग बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे, इसके बजाय वो उत्साहित था। सुपेई के शब्दों से वो उत्तेजित हो गया। 5 बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 548 परिचितों के बारे में है। हालांकि जिस व्यक्ति ने क्यू टूलिंग के बगल में सुपेई को फंसाया था, वो इस खबर पर उछल पड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना चतुर होगा। उसने वे सभी शब्द अभी अभी बनाए हैं। अप्रत्याशित रूप से अब उन्हें दबाने के लिए एक शाही सेना मौजूद है। हालांकि वो एक शरारती खलनायक है, लेकिन वो मूर्ख नहीं है। वो ये भी जानता है कि सुपर वास्तव में प्रतिभाशाली है और कमान संभालने तथा लड़ने में सक्षम है। इसकी तुलना उनके सहित अन्य लोग नहीं कर सकते। परिणामस्वरूप उसे सुपर से छुटकारा पाने का एक रास्ता मिल गया। अप्रत्याशित रूप से शाही दरबार की सेना तुरंत आ गई। यह एक संयोग है। हालांकि वो यह नहीं सोचता कि सुपर के बिना वो शाही दरबार की सेना को नहीं जीत सकता, लेकिन कम से कम यह उनके लिए नुकसान तो है। अगर मुझे ये पता होता तो मैं बाद में उस आदमी से छुटकारा पा लेता, आदमी ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी राय में सुपे अभी भी उपयोग करने लायक है। अब ऐसा लगता है कि इससे छुटकारा पाना थोड़ी जल्दी है। हालांकि चीजें घटित हुई हैं और जाहिर तौर पर उसका सुपर के साथ खराब रिश्ता रहा है, इसलिए इस समय वो दोबारा सुपर ढूंढने को तैयार नहीं होगा। उस स्थिति में सुपर उसे कभी जाने नहीं देगा। जल्द ही मुख्य जनरलों को बुलाया गया। जाहिर है उन सभी को खबर मिल गई। शाही दरबार ने उन पर फिर से हमला किया। क्यू टूलिंग ने अपने सामने मौजूद असंख्य लोगों को देखकर भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि यह कुछ ही समय पहले की बात है। ये लोग कम क्रूर, अधिक अमीर और आलसी थे। उनमें से कई पहले से ही मोटे थे और उनके गोल शरीर ने उसे चिंता में डाल दिया कि क्या वे युद्ध के मैदान में जा सकते हैं। हालांकि इन जनरलों को जाहिर तौर पर ऐसी कोई चिंता नहीं है। ये सुनने के बाद कि शाही दरबार की सेना उन पर फिर से हमला करने आई है, उन्हें चिंता का कोई निशान नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने कुछ दिन पहले शाही दरबार की सेना से लड़ाई नहीं की थी। नतीजा ये हुआ कि शाही दरबार के सभी लोग कागजी शेर बन गए और उन्हें छूते ही नीचे गिर पड़े। ये बिल्कुल सही समय है। इतने लंबे आराम के बाद मेरे हाथों में खुजली हो रही है। हाँ, वे लोग स्वेच्छा से दरवाजे पर आने की हिम्मत करते हैं। मुझे नहीं पता कि मृत शब्द कैसे लिखे जाते हैं। मैंने जो नहीं कहा वो करना है। एक एक करके कई जनरल चिल्ला रहे हैं। पूरे हॉल में शोर है, बिल्कुल फूड मार्केट की तरह। इन लोगों के पास आमतौर पर बोलने के लिए कोई नियम नहीं होते हैं, इसलिए वे नेता क्यू के सामने भी बहुत अनौपचारिक होते हैं। खांसी। क्यू टूलिंग ने कई बार जोर से खांसी की और सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ये सभी लोगों का ध्यान केंद्रित होने की भावना है। क्यू टूलिंग को ये बहुत पसंद है। इससे पहले उन्हें इन लोगों की क्षमता की चिंता थी। हालांकि उनके वर्तमान प्रदर्शन और उनके न्यायसंगत बयान को देखकर उनकी चिंता फिर से गायब हो गई। हालांकि शाही सेना की ताकत इतनी अच्छी नहीं है, हम लापरवाह नहीं हो सकते। क्यू टूलिंग ने कहा कि वो अपने दिल में शाही दरबार की सेना को बहुत अधिक महत्व नहीं देते हैं। कुछ समय पहले की बात है, वे बहुत से शाही दरबारी सैनिकों से मिले, लेकिन उनमें से कोई भी उन्हें परेशान नहीं कर सका। वैसे ये किस प्रकार की सेना है, प्रभारी कौन है? नेता क्यू के लिए ये याद रखने का समय है कि उन्हें नहीं पता कि दुश्मन कौन है। पश्चिमी सेना में वापस जनरल जुकाई पश्चिमी सेना के कमांडर है, पहले रिपोर्ट करने वाले छोटे स्कूल अधिकारी ने उत्तर दिया। पश्चिमी सेना, हाँ, परिचितों। जब उन्होंने सुना कि यह पश्चिमी सेना है तो उन्हें और अधिक राहत मिली। यहाँ तक कि जिस आदमी ने पहले सुपे को फ्रेम किया था और नेता क्यू के चेहरे पर मुस्कान अधिक स्पष्ट थी। वे अभी भी पश्चिमी सेना से बहुत परिचित हैं, क्योंकि वे जिस धर्मयुद्ध दल से निपट रहे हैं उसकी पहली लहर पश्चिमी सेना है। उस लड़ाई की जीत के कारण ही वे वर्तमान पैमाने पर विकसित हुए हैं। ये कहा जा सकता है कि पश्चिमी सेना उनके लिए केवल अच्छी यादें लेकर आई है। जहां तक जुकाई की बात है, किसी ने भी उसके बारे में कभी नहीं सुना या उस पर ध्यान नहीं दिया। जनरल सू के बारे में क्या? आप क्यों नहीं आए? हाँ, क्या जनरल सू अस्वस्थ है? यह देरी हो रही है। इस समय अंततः ये पाया गया कि यहाँ कोई सुपर नहीं है। अक्सर इस तरह के सैन्य सम्मेलन के मुख्य पात्र क्यू टूलिंग और सुपे होते हैं।
यहाँ तक कि कई बार क्यू टूलिंग केवल एक सहायक भूमिका है और सुपेई सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि आज वे सुपर नहीं देखते हैं। दरअसल वे शाही सेना को लेकर बहुत चिंतित थे, अन्यथा उन्हें बहुत पहले ही पता चल गया था कि सुपर नहीं आया। अब ऐसा लगता है कि शाही सेना के पास कोई बड़ी समस्या नहीं है, उन्हें राहत मिली है। तभी उन्हें पता चला कि सुपे वहां नहीं है। इससे हर कोई हैरान रह गया। खांसी। सुपेई को फंसाने वाला व्यक्ति खड़ा हुआ, क्यू टूलिंग की तरह 2 बार खांसा और फिर वीर से कहा, सुपेई को उसके बुरे इरादों के कारण नेता ने सैन्य शक्ति से हटा दिया है, वो अब जनरल नहीं रहेगा। जब निम्नलिखित लोगों ने ये समाचार सुना तो पहले तो उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर धीमी आवाज में बात करने लगे, क्योंकि उन्हें पहले कोई प्रासंगिक जानकारी नहीं मिली थी। वे खबर सुनकर चौंक गए। ये कहा जा सकता है कि सुपेई नेता क्यू के नेतृत्व में सैन्य मामलों में पहले व्यक्ति थे जिन्हें इतने अचानक और चुपचाप वापस ले लिया गया। स्वाभाविक रूप से लोगों को आश्चर्य होगा। इसके अलावा वापसी का कारण बुरे इरादे है, जो बहुत सामान्य है। हालांकि कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा लगता है कि जनरल सू क्यू टूलिंग की हाल ही में प्रगति की कमी से असंतुष्ट है, इसलिए हो सकता है कि वह नेता से शब्दों में टकरा गया हो, जिससे उसकी बर्खास्तगी हो जाएगी। ऐसा लगता है कि सिंहासन पर बैठे नेता का चेहरा खराब है, इसलिए कोई भी सुपेई की मदद के लिए आगे नहीं आएगा। आखिरकार हालांकि उन्हें लगता है कि सुपेई शक्तिशाली है, फिर भी कई लोग हैं जो उनसे सहमत नहीं है। इसके अलावा सुपेपिंग ने कहा कि नेता गिर गए हैं, लेकिन वे नहीं गिरे हैं, तो अब उसे बर्खास्त कर दिया गया है और कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। कुछ लोग इस पर खुशी भी मना रहे हैं। जहां तक सुपेई की कमान क्षमता का सवाल है, वे अतीत में आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने सोचा कि शाही सेना की ताकत बहुत कम थी, अगर उन्हें आदेश देना होता तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। निम्नलिखित अधीनस्थों को देखकर कोई भी सुपर के लिए बोलने के लिए बाहर नहीं आया और किसी ने भी उसके निर्णय पर सवाल नहीं उठाया। क्यू टूलिंग अच्छे मूड में थी, साथ ही उन्हें लगा कि उनका फैसला सही है। ठीक है, चूंकि और कुछ नहीं है, चलो सब पहले नीचे जाएं और तैयार हो जाएं। इस बार हम शाही दरबार की सेना को कड़ी टक्कर देंगे, ताकि वे हमारे लिए कोई अन्य विचार न कर सके, क्यू ने अपने आदमियों को परेशान करते हुए कहा। हाँ, सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई। 5 बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 549 का अर्थ है। जनरलों के चले जाने के बाद क्यू पिछवाड़े में जाने के लिए तैयार था। इस समय सुपेई को फंसाने वाला व्यक्ति नहीं गया, बल्कि पिछवाड़े तक उसका पीछा किया। मिस्टर गो, ऐसा लगता है कि सुपेई लोगों के दिलों में उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना वे सोचते हैं। क्यू टूलिंग ने कहा कि जब वो चला गया तो वो पहले से बेहतर मूड में था, क्योंकि उसने पाया कि उन जनरलों के दिलों में एक उच्च स्थान था और शाही दरबार से पराजित जनरल आ रहे थे, इसलिए उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। यह नेता की बुद्धिमत्ता और मार्शल आर्ट है। हम अपने दिल में आपकी प्रशंसा करते हैं। आपके आदेशों का स्वाभाविक रूप से पालन किया जाता है, आदमी ने कहा था। इस शख्स का उपनाम गो है। सुपेई आमतौर पर उसके व्यवहार से घृणा करती है और सीधे उसकी पीठ पीछे उसे बूढ़ा कुत्ता कहती है, इसलिए यह एक कारण है कि यह आदमी सुपेई से शत्रुतापूर्ण है। श्री गो के शब्द अभी भी क्यू टूलिंग को बहुत सहज महसूस कराते हैं। वो एक नर्सिंग होम से आज की सीढ़ी तक चल सकता है। क्यू टूलिंग को लगता है कि उनके पास एक मजबूत क्षमता है। यह उन अधीनस्थों के लिए भी सही है कि वे उनकी प्रशंसा करें, बजाय इसके कि वे खुद को सुपेई की तरह नजरों में डालने की हिम्मत न करें। इस बार उस सुपर को अच्छे से देखने दो, उसके बिना भी मैं शाही सेना को हरा सकता हूँ। नेता क्यू ने आत्मविश्वास से कहा कि वो पहले एक सैनिक और एक मध्यम स्तर के अधिकारी थे, इसलिए उन्हें अपनी क्षमता पर कुछ भरोसा था। हालांकि उन्होंने कभी भी इतने सारे लोगों की लड़ाइयों का निर्देशन नहीं किया था। उनके दिमाग में सुपे को भी इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं था। जब वो कर सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकता? जाहिर है मैं उससे बदतर नहीं हो सकता। इसके अलावा ये पश्चिमी सेना है, एक ऐसी प्रतिद्वंद्वी जिसे अपनी ताकत मजबूत होने से पहले ही हराया जा सकता है मूल लड़ाई में, लेकिन सुपर की मदद के बिना उन्होंने वही लड़ाई जीत ली। इसलिए नेता क्यू इस समय वास्तव में आश्वस्त है और उन्हें कोई चिंता नहीं है। उनकी राय में अपने लिए कुछ उपलब्धियां और प्रतिष्ठा जोड़ने के अलावा पश्चिमी सेना के लिए उनके लिए कोई परेशानी पैदा करना असंभव है। वो क्यू टूलिंग है, आप सुपेई से कहीं बेहतर है, जो अच्छा या बुरा नहीं जानता। वो आपकी तुलना कैसे कर सकता है? आपके सामने जो पश्चिमी सैनिक है वे बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। श्री गौ ने कहा कि वो चिंतित थे, जब सुपर को छोड़ दिया जाएगा तो वो लड़ाई हार जाएगा, ऐसे में उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि दूसरी तरफ पश्चिमी सेना है तो उन्हें ऐसी कोई चिंता नहीं रही। वो नेता क्यू की तरह ही आश्वस्त थे। क्यू टूलिंग ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया, फिर अचानक कहा, क्या हाल ही में कुछ अच्छा हुआ है? नेता, मैं बस आपको बताने ही वाला था। कुछ दिन पहले मुझे संयोग से एक जेड रुई मिली। मुझे लगता है कि केवल आप ही इसके हकदार हैं। मैं इसे आपको देने जा रहा हूँ, श्री गौ ने कहा। ओह यूरुई। हालांकि नेता क्यू निराश थे। हालांकि यूरुई एक अच्छी चीज है, लेकिन अब उसने बहुत सी ऐसी चीजें देखी हैं, यानी कहने का मतलब है कि उसकी रुचि खत्म हो गई है। नेता, यह जेड रुई सामान्य जेड रुई से अलग है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपको ये पसंद आए, इसे और अधिक उत्कृष्ट होना चाहिए, श्री गौ ने जल्दी में कहा। कुआ। हालांकि नेता क्यू ने सिर हिलाया और ज्यादा परवाह नहीं की। कई शहरों पर कब्जा करने के बाद क्यू टूलिंग उद्यमशील नहीं रहा और उसने खुद का आनंद लेना शुरू कर दिया। यह न केवल उसकी बढ़ती उपपत्तियों की संख्या में बल्कि उसके व्यक्तिगत खजाने की वृद्धि में भी परिलक्षित हुआ। ये स्पष्ट है कि क्यू टूलिंग का अपना विचार है। यदि वो शाही सेना के हमले का विरोध नहीं कर सका तो वो उन खजानों को ले लेगा और गुमनामी में अमीर आदमी के जीवन में चला जाएगा। हालांकि उसके पास कोई अधिकार नहीं है, उसका जीवन पहले से बेहतर होगा और वो अपने जीवन के दूसरे भाग में व्यवस्थित हो जाएगा। बेशक जब तक ये संभव है, क्यू टूलिंग अपनी सैन्य शक्ति नहीं छोड़ना चाहता। आखिरकार यदि वो अमीर है और उसके पास कोई शक्ति नहीं है तो वो इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि वो उन धन को अपने पास रख सकता है। इसके अलावा वो आदेश देने का आदी है। यदि वो तुरंत अपनी शक्ति खो देता है तो उसे स्वीकार करना कठिन होगा। खजाने के बारे में सोचते हुए क्यू टूलिंग ने स्वाभाविक रूप से अपने एक और शौक के बारे में सोचा, महिला।
उस महिला का क्या हुआ जिसके बारे में मैंने तुम्हें पिछली बार बताया था? क्यू टूलिंग ने कहा कि उनके दिमाग में एक युवा लड़की का चेहरा आया। जब उन्होंने पहली बार एक दूसरे को देखा था तब उन्हें अपने दिल की धड़कन और स्वामित्व की इच्छा अभी भी याद है। उसी समय उसने स्त्री को पाने की प्रतिज्ञा की। बॉस, ये थोड़ी परेशानी वाली बात है, श्री गौ ने झिझकते हुए कहा कि एक नेता के रूप में उनका पक्ष लिया गया, साथ ही उन्होंने ही उन्हें ये काम करने में मदद भी की थी। स्वाभाविक रूप से श्री गौ को पता था कि मुखिया के मुंह में बैठी महिला कौन थी। क्या परेशानी है? क्यू टूलिंग ने कहा। लड़की का परिवार मैक्सियन काउंटी में एक बड़ा परिवार है और वे रेशम व्यवसाय में लगे हुए हैं। जब हमने मैक्सियन काउंटी पर हमला किया तो उनके परिवार ने भी मदद की और बाद में हमारे व्यवसाय का समर्थन किया, श्री गौ ने कहा। हालांकि लड़की परिवार के मुखिया की बेटी है, वो अपनी बेटी को नेता को देने के लिए सहमत नहीं है। क्यू टूलिंग के करियर का समर्थन करना एक बात है, लेकिन उनकी बेटी की रक्षा करना दूसरी बात है। हालांकि परिवार का मुखिया उनका बहुत समर्थन करता है और उन्हें बहुत सारा पैसा भी दान करता है, लेकिन वो अपनी बेटी की शादी किसी सैनिक से नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि उसकी बेटी उस तरह के व्यक्ति से शादी करे। क्यू टूलिंग ने भौहें चढ़ा दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस लड़की से उसकी मुलाकात संयोगवश हुई थी उसकी पृष्ठभूमि ऐसी होगी। हालांकि इसके बारे में सोचना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। केवल ऐसे परिवार में ही हम ऐसी सुंदर और स्वभाव वाली लड़की पैदा कर सकते हैं। कोई उपाय नहीं है। क्यू टूलिंग ने सोचा कि वो लड़की को हमेशा के लिए खो सकता है और वो परेशान था। जाहिर है वो हार मानने को तैयार नहीं था। श्री गौ भी दुविधा में है। वो कितना भी मना ले, दूसरा पक्ष मुंह नहीं मोड़ता। इसके अलावा दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से समृद्ध है और मैक्सियन काउंटी में उसकी प्रतिष्ठा है। वो बहुत मुश्किल महसूस करता है। अगर उसका परिवार शुरुआत में आपके नेता का विरोध करता है तो मैं उन पर जासूस की टोपी लगा सकता हूँ और फिर सीधे उन्हें नष्ट कर सकता हूँ। वो महिला आपके पास नेता है, लेकिन अब श्री गौ ने जो कहा उसमें क्यू टूलिंग को कुछ भी गलत नहीं लगता। वास्तव में मैक्सियन काउंटी पर हमला करने के बाद उन्होंने इस पद्धति का उपयोग किया। थोड़े ही समय में उन्होंने बहुत सारी संपत्ति अर्जित कर ली, जिससे न केवल अपने अधीनस्थों को अमीर बना दिया बल्कि बहुत सारा धन छिपा भी दिया। और क्यू टूलिंग को यह भी पता है कि मिस्टर गौ ने काम पूरा क्यों नहीं किया, क्योंकि यह तरीका वास्तव में उस लड़की के परिवार पर लागू नहीं होता है। 5 बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 550 बेईमान साधन। क्यू टूलिंग का दिल कुछ देर के लिए उदास हो गया, यहाँ तक कि वो अभी भी सोच रहा था कि अगर दूसरे पक्ष ने खुद की मदद नहीं की होती तो वो अब सीधे लड़की को पकड़ सकता था। यदि परिवार ने सहमत न होने का साहस किया तो वो उन्हें नकल करने वाला और परिवार को खत्म करने वाला एक परिवार दे देगा। उसे मिलने वाले धन से उसकी सेना को भी मदद मिल सकती थी। कोई रास्ता सोचो। क्यू टूलिंग अंततः लड़की को छोड़ने के लिए अनिच्छुक था और उसने उदास चेहरे के साथ कहा, शाही सेना बुलाने वाली है, शहर में उनका समर्थन करने वाले लोग होंगे। आपको इन जासूसों को पकड़ने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, क्या आप जानते हैं? लेकिन श्री गौ ने स्वाभाविक रूप से समझा कि उस महिला की खातिर नेता क्यू उसके परिवार के साथ भी गलत करना चाहता था और उसे जासूस माना जाता था, जो स्पष्ट रूप से एक अच्छा बहाना था। हालांकि श्री गौ को चिंता थी कि अगर यह मामला उजागर हुआ तो शहर के अन्य परिवार जिन्होंने उनका समर्थन किया था उन्हें खतरा महसूस हो सकता है और वे अपना रवैया बदल सकते हैं। होने को कुछ नहीं है। मैं जानता हूं कि आपको किस बात की चिंता है, लेकिन उन लोगों को इसकी चिंता नहीं है। जब तक हमारी सेना हाथ में है वे कोई लहर नहीं उठा पाएंगे। मैक्सियन काउंटी में उन परिवारों का समर्थन क्यू टूलिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरकार उनके पास पैसा है और वे मैक्सियन काउंटी से अधिक परिचित हैं। ये यहाँ के स्थानीय सांप हैं। उनकी मदद से मैक्सियन काउंटी का प्रबंधन करने के लिए क्यू टूलिंग के लिए वे बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि घटना उजागर होने पर भी दूसरे परिवारों के ज्यादातर लोग परेशान हैं, लेकिन कुछ भी कहने से बिल्कुल डर रहे हैं। आखिरकार उनकी अपनी ताकत अधिक मजबूत है, बहुत सारे सैनिक हैं और वे उन लोगों के असहयोग से डरते नहीं हैं। थोड़ी देर के बाद घटना समाप्त होने पर दोनों पक्षों के बीच संबंध अतीत में लौट आएंगे। हाँ, नेता बुद्धिमान है। गौ ने जल्दी से कहा कि उन्हें यह भी लगता है कि जब तक उनके पास हर समय इतनी ताकत है उन लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं है, भले ही वे परेशान हों। ठीक है, आप इसे अभी कर सकते हैं, मैं बहुत लंबा इंतजार नहीं करना चाहता। क्यू टूलिंग ने कहा कि जैसे ही उसने लड़की की शक्ल के बारे में सोचा वो थोड़ा उत्साहित हो गया। ये सबसे खूबसूरत महिला थी जिससे वो कभी मिला था, यहाँ तक कि उन रिखेलों से भी ज्यादा खूबसूरत थी जिन्हें उसने हाल ही में लिया था। हाँ, मैं इसे तुरंत करूंगा। क्यू टूलिंग के अर्थ के साथ श्री गौ भी जाने दे सकते हैं। उसी समय मैक्सियन काउंटी के एक बड़े आंगन में 20 और 80 साल की एक लड़की अपनी नौकरानी की सेवा में आंगन के बीच में मंडप में बैठी है और बगीचे में सुंदर दृश्यों का आनंद लेते हुए केक खा रही है। मिस, मैंने सुना है कि विद्रोही डाकू आपसे शादी करना चाहता था और उसने किसी को शादी का प्रस्ताव देने के लिए भेजा था। इस समय दासी ने युवा लड़की से कहा, क्योंकि वे एक साथ बड़े हुए थे इसलिए यद्यपि वे मालिक और नौकर के रिश्ते में थे वे अपनी बहनों से अलग नहीं थे। और दासी ने अपनी युवा महिला से ऐसा कहने का साहस किया। जब उसने अपनी नौकरानी की बातें सुनी तो युवती की केक खाने की क्रिया तुरंत बंद हो गई। वो थोड़ा झुंझलाए। वो बहुत दयनीय थी। मैंने भी इसके बारे में सुना है, लेकिन मेरे पिता ने उस आदमी को अस्वीकार कर दिया है। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के बारे में सोचते हुए जिससे वो पिछली बार तब मिली थी जब वो खेलने के लिए छुपकर निकली थी। उस समय उसे दूसरे व्यक्ति की पहचान नहीं पता थी, लेकिन उसने महसूस किया कि दूसरे व्यक्ति की आंखों में देखना बहुत परेशान करने वाला था, जो जिससे उसे खेलने में रुचि नहीं रही। बाद में उसे पता चला कि दूसरा पक्ष विद्रोह का नेता था। हालांकि इससे दूसरे पक्ष के बारे में उसका दृष्टिकोण नहीं बदला। उसे उस व्यक्ति की भावना अच्छी नहीं लगी। बात सिर्फ इतनी है कि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष उसे पसंद करेगा और उसने उसके पिता के सामने प्रस्ताव रखने के लिए किसी को भेजा है। सौभाग्य से उन्होंने अपने लिए मना कर दिया। मास्टर बुद्धिमान आदमी ने खुद को नहीं देखा। वो हंस का मांस खाना चाहता था। वो मिस से शादी करना चाहता था। नौकरानी को स्पष्ट रूप से क्यू टूलिंग के बारे में कोई अच्छी धारणा नहीं थी और पते के संदर्भ में उसके मन में उसके लिए कोई सम्मान नहीं था। तुम बकवास मत करो, उन लोगों से सावधान रहो जो तुम्हें ले जा रहे हैं, युवती ने कहा। मुझे पता है, मैं इसे सिर्फ युवती के सामने कहता हूँ।
अन्य लोगों के सामने मैं कुछ नहीं कहूंगा। नौकरानी ने कहा कि जब से क्यू टूलिंग ने मैक्सियान में प्रवेश किया है, शहर में कोई वास्तविक शांति नहीं है। पहले तो लोगों ने सोचा कि शाही दरबार के लोगों को भगाने के बाद उनका जीवन बेहतर हो जाएगा। कौन जाने उन विद्रोही सैनिकों का प्रदर्शन शाही दरबार के सैनिकों से भिन्न हो। कभी कभी वे और भी अधिक घृणित होते हैं, क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी सैन्य अनुशासन नहीं होता है। इसलिए इस अवधि में कई लोग बिना किसी कारण के मारे गए और पूरे शहर का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। यही एक कारण था कि युवती के पिता क्यू टूलिंग से सहमत नहीं थे, क्योंकि उसने विद्रोही सेना के इन व्यवहारों को देखा था। उसने अब क्यू के संघर्ष की आशा नहीं की और वह अपनी बेटी को अग्निकुंड में भेजने के लिए तैयार नहीं था। ये सिर्फ इतना है कि वो नहीं जानता था कि क्यू टूलिंग उसकी बेटी से पूरी तरह आकर्षित थी, यहाँ तक कि वो उसे किसी भी तरह पाना चाहता था। शाम को श्री गो ने जेड रूई को क्यू टूलिंग के निवास पर भेज दिया। वास्तव में वो इस बार हार मानने को अनिच्छुक है, क्योंकि उसे जेड रूई बहुत पसंद है। हालांकि क्यू टूलिंग वो जांग है जिसे उसे कसकर पकड़ने की जरूरत है। स्वाभाविक रूप से उसे पहले दूसरे पक्ष को खुश करने की जरूरत है। इस तरह वो अधिकार प्राप्त कर सकता है और अधिक तथा बेहतर चीजें प्राप्त कर सकता है। उस जेड रूई को देखने के बाद नेता क्यू वास्तव में आकर्षित हुए। यह जेड रूई हरा नहीं बल्कि दूधिया सफेद है। उसके हाथ में गर्माहट महसूस होती है, यहाँ तक कि जब वो इस जेड रूई को महसूस करता है तो पूरा व्यक्ति तरोताजा हो जाता है। इसलिए वो श्री गो से अधिक संतुष्ट है। दूसरे पक्ष के काम का स्तर खराब नहीं है। संभवतः दूसरी पार्टी वो लड़की होनी चाहिए जो अपना दिल उसके बिस्तर पर भेज सकती है। क्यू टूलिंग के आराम करने के बाद यू रूई को अपने खजाने के घर में नहीं ले जाया गया, क्योंकि उसे लगा कि इस चीज के साथ खेलने से वो तरोताजा महसूस कर सकता है। इसलिए उसने इसे सीधे बाहरी कमरे में मेज पर रख दिया, ये सोचते हुए कि वो उठने के बाद वो खेलना जारी रख सकता है। और उसके घर के बाहर हमेशा गार्ड रहते हैं, इसलिए उसे डर नहीं है कि उसकी यूरी खो जाएगी, क्योंकि वे चोर उसके कमरे में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जब नेता क्यू सो गए तो उन्होंने जो जेड रूई बाहर रखा था उसमें प्रकाश की चमक दिखाई दी, लेकिन उसके बाद न केवल लंबाई में बल्कि सामग्री और आकार में भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। जाहिर है, जब तक आप अंधे नहीं हैं, आप जान सकते हैं कि यह वही यूरी नहीं है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 551 फिर से चोरी हो गया। अगले दिन हुआन फेंग बिस्तर से उठे। भंडारण बॉक्स में लेनोलिन जेड रूई को खोजने के बाद वो बेहतर मूड में था। हालांकि वो नहीं जानता था कि इसकी कीमत कितनी हो सकती है, लेकिन ये कभी सस्ता नहीं होगा। हुआन फेंग के लिए यह एक और अतिरिक्त आय थी। हुआन फेंग आज भी काम पर नहीं गए। दोबारा छुट्टी मांगने के बाद वो शराब की भट्टी में जाने को तैयार है। इस समय उन्हें फिर से ली बिंग्यून का फोन आया। इस बार उसने हुआन फेंग को अपने साथ खेलने के लिए जाने को कहने के लिए नहीं, बल्कि अलविदा कहने के लिए फोन किया था। क्या ये चल रहा है? क्या इसका मतलब यहाँ लगभग 10 दिनों तक रहना नहीं है? ली बिंग्यून की बातें सुनने के बाद हुआन फेंग ने पूछा। काम पर कुछ चल रहा है, इसलिए हमें जाना होगा, ली बिंग्यून ने भी अफसोस के साथ कहा। विज्ञापनों की शूटिंग के अलावा वो इस बार हुआन फेंग के साथ मिलना चाहती थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से हुआन फेंग इन दिनों बहुत व्यस्त लग रहे हैं। उन्हें हर समय एक दूसरे से मिलने का मौका नहीं मिला। आज तो उसे जाना ही होगा। वो केवल अगली बार एक दूसरे को देखने की उम्मीद कर सकती है। मुझे क्षमा करें, मैंने पहले आपके साथ शॉपिंग पर जाने का वादा किया था। हालांकि हाल ही में बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मेरे पास आपके लिए समय नहीं है। हुआन फेंग ने माफी मांगते हुए कहा कि उन्होंने पहले ली बिंग्यू से वादा किया था, लेकिन अब उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया है। हालांकि हाल के दिनों में हुआन फेंग के पास बहुत सी चीजें हैं, मुख्य रूप से अपने स्वयं के व्यवसाय के लिए, यहाँ तक कि अपनी कक्षा के लिए भी। हुआन फेंग, जिसने सोचा था कि वो पर्याप्त पैसा खर्च कर सकता है, अब सोचता है कि उसका पैसा पर्याप्त नहीं है। उसे जो पसंद है उसका आदान प्रदान करने के लिए उसके पास पर्याप्त धन होना चाहिए। सीवेज उपकरण संयंत्र पर भरोसा करने से उसे बहुत सारा पैसा मिल सकता है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से उस गति से संतुष्ट नहीं है। स्वाभाविक रूप से वो अधिक लाभदायक परियोजनाएं चाहता है। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वो इन दिनों काफी व्यस्त है। आप व्यस्त है, आप ठीक है। अगली बार जब मैं जियांगजू आऊंगा तो आप मुझे घुमाएंगे। ली बिंग्यून बहुत विचारशील है। हालांकि उन्हें खेद था, ली बिंग्यून अपने स्वयं के मामलों के कारण हुआन फेंग के व्यवसाय में देरी नहीं करना चाहते थे। इससे भी अधिक वो सिर्फ खेलता था और उसके पास कोई व्यवसाय नहीं था। हालांकि ली बिंग्यू की समझ ने हुआन फेंग को और अधिक शर्मिंदा कर दिया। आखिरकार सबसे पहले उसने ही उसका विश्वास तोड़ा था, इसलिए उसने कहा, तुम कब जाओगे? मैं तुम्हें विदा करूंगा। मैंने सुबह 10 बजे की फ्लाइट के लिए अपना सामान होटल में पैक कर लिया है। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। ली बिंग्यून ये सुनकर बहुत खुश हुए कि हुआन फेंग उन्हें छोड़ने आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा, अगर आपको कुछ करना है तो आपको नहीं आना चाहिए, मैं खुद हवाई अड्डे जाऊंगा। ली बिंग्यू के सहायक ने अपनी पीठ घुमाई और सोचा, हुआन फेंग सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? इसके अलावा उसने ये भी देखा कि ली बिंग्यून स्पष्ट रूप से हुआन फेंग को देखना चाहता था और उसे हुआन फेंग के पास भेजना चाहता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हुआन फेंग के बारे में सोचना चाहता था और यह कहना नहीं चाहता था। ये ठीक है, मैं अपना व्यवसाय बाद में करूंगा, मैं तुम्हें होटल में ले जाऊंगा, हुआन फेंग ने कहा। ठीक है, ली बिंग्यून खुशी से सहमत हो गए, फिर फोन रख दिया। अब खुश ली बिंग्यू का सहायक आया और मुस्कुराते हुए ली बिंग्यू से कहा। ली बिंग्यून सहायक से शर्मिंदा थे और जानते थे कि उनका प्रदर्शन बहुत स्पष्ट था, इसलिए उन्होंने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, आप क्या कहते हैं? बिंग्यू, आपका प्रदर्शन बहुत स्पष्ट है। जब आपको पता था कि कुछ छूटने वाला है तो आपका चेहरा अवसाद से भरा था। अब मैंने सुना है कि आप सुरक्षा गार्ड को देख सकते हैं और उसके चेहरे पर मुस्कान देख सकते हैं। आप वास्तव में नहीं ढूंढ पाएंगे उसके लिए ली बिंग्यून का सहायक। ली बिंग्यून का परिवार, तो आप ली बिंग्यून की स्थिति के बारे में जानते हैं और ली बिंग्यून लंबे समय से संपर्क में हैं। दोनों के बीच संबंध भी बहुत अच्छे हैं। स्वाभाविक रूप से ये सहायक ली बिंग्यू के बारे में चिंतित है। उन्हें डर है कि ली बिंग्यू वास्तव में हुआन फेंग जाना पसंद करते हैं, लेकिन उनकी पहचान स्पष्ट रूप से अलग है। उन्हें डर है कि ली बिंग्यून का परिवार उस समय सहमत नहीं होगा।
ली बिंगयू दुखी होगा, इसलिए वो ली बिंगयू को रोकना चाहता है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, ली बिंगयू ने तुरंत इनकार कर दिया, लेकिन उनका चेहरा थोड़ा शर्मा रहा था। बाद में उन्होंने अपने सहायक की ओर देखा और कहा, इसके अलावा भाई हुआंग को सुरक्षा गार्ड के रूप में न बुलाएं, मुझे डर है कि वो ये सुनकर खुश नहीं होंगे। हुआंग फेंग एक सुरक्षा गार्ड है। हालांकि ली बिंगयू स्पष्ट रूप से नहीं चाहते कि उनका सहायक हर समय हुआंग फेंग की पहचान पर जोर दे, जिसका अर्थ है कि वो हुआंग फेंग को नीची दृष्टि से देखता है। इसके अलावा ली बिंगयून को यह भी पता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के सदस्य के रूप में हुआंग फेंग की पहचान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी नजरअंदाज कर सकता है। दुर्भाग्य से उसके सहायक को स्पष्ट रूप से हुआंग फेंग की पहचान नहीं पता है। ठीक है, मैं नहीं कहूंगा। ली बिंगयू के सहायक ने देखा कि ली बिंगयू का चेहरा बहुत गंभीर था। जाहिर है वो खुद को हुआंग फेंग का सुरक्षा गार्ड कहने को लेकर बहुत चिंतित था। उसे इस बारे में ली बिंगयून को नाराज करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि वो स्पष्ट रूप से हुआंग फेंग और ली बिंगयून के बीच संबंधों के प्रति सतर्क थी। वो ली बिंगयून को दुखी नहीं देखना चाहती थी। जब हुआंग फेंग होटल से ली बिंगयून को लेने के लिए गाड़ी चला रहा था, तो दूसरे समय और स्थान में क्यू के नेता गुस्से में थे, क्योंकि जिस बात का उन्हें गहरा डर था वो फिर से हो गया। आप कौन हैं? यदि आप में क्षमता है तो आप बाहर आ सकते हैं। क्या गुप्त है? बाहर आओ। क्यू तो अपने कमरे में चला गया, जोर से चिल्लाया और अपने असंतोष और डर को दूर करने के लिए चीजों को फेंक दिया। हाँ, ये डर है, क्योंकि उसके आसपास की पहली चीज जैद बुद्ध को देवताओं और भूतों ने अनजाने में चुरा लिया था। वो अक्सर चोरी हो जाता था। इसके लिए उसे बहुत डर था कि दूसरा पक्ष उसकी जानकारी के बिना उसके आसपास छिपी चीजों को चुरा सकता है। इसलिए दूसरे पक्ष की ताकत उनसे कहीं बेहतर है। यदि दूसरा पक्ष सिर्फ चोरी कर रहा है तो ये ठीक है, अगर उसे कोई नुकसान होता है तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि कैसे मरना है। हालांकि जब से उसने काउंटी शहर पर कब्जा किया, वह आदमी फिर कभी प्रकट नहीं हुआ। वो दूसरों को आकर्षित करना चाहता था। अब राहत और अफसोस का एहसास है। निस्संदेह यह अधिक आरामदायक है। आखिरकार कोई भी ऐसे आदमी द्वारा घूरना नहीं चाहेगा। हालांकि कल रात ही उसने जो जैड रुई प्राप्त की थी वो फिर से गायब हो गई। अगर यह गायब हो जाए तो वह अपना आपा नहीं खोएगा, क्योंकि इस बार पिछली बार की तरह दूसरे पक्ष द्वारा उसकी चीजें चुराने के बाद उसने मूल स्थान पर वैसी ही चीज रख दी। ये स्पष्ट रूप से सामान्य चोर से अलग है, इसलिए कि टूलिंग ने पहली बार यह निर्धारित किया था कि यह वही व्यक्ति है जिसने इस बार उसकी जैड रुई चुरा ली है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 552 भक्ति और समर्पण। नेता क्यों डरते हैं? वो सचमुच डरा हुआ है। अब उनकी पहचान जाहिर तौर पर अलग है। उसके अपने अधीनस्थ और रिखेले हैं। उनकी जिंदगी पहले से काफी बेहतर है। इसलिए क्यू टूलिंग ने भी अपने जीवन को पहले से अधिक महत्व दिया। उसने जोखिम लेने और अपने जीवन का मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं की। अब जो आदमी किसी भी समय अपनी ही चीजें चुरा सकता है, वो अपने मतलब से जाने नहीं देता। वो एक बार फिर खुद को घूरता है। क्यू टूलिंग के घर के बाहर बहुत से लोग खड़े हैं। कुछ उसके सेवकों की सेवा कर रहे हैं, कुछ श्री गो और अन्य से पूछ रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ जनरलों से भी। हालांकि ये लोग बस इतना जानते हैं कि क्यू टूलिंग गुस्से में है, लेकिन वे नहीं जानते कि क्या करना है। मिस्टर गो, अंदर जाइए और देखिए। आमतौर पर नेता आप पर सबसे अधिक निर्भर करता है। इस समय एक जनरल ने श्री गो से कहा। हालांकि इस व्यक्ति के शब्द श्री गौ को बहुत सहज बनाते हैं। वो इस फफूंदी वाले सिर से डरना नहीं चाहते हैं और अंदर नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने नेता क्यू के नौकर से कहा, तुम नौकर हो, नहीं पता है क्या हो रहा है? नहीं, मैं नहीं जानता, नौकर ने जल्दी से पूछा। जब नेता सुबह उठे तो वो अच्छे मूड में थे और उन्होंने कहा कि वो यूरुई के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन जल्द ही वो ऐसे हो गए। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। यूरुई, जब श्री गौ ने ये शब्द सुने तो उनकी पलकें उछल गई और उनका चेहरा हैरान रह गया। क्या नेता के गुस्से का उस जैड रुई से कुछ लेना देना है जो उन्होंने उसे दिया था? हालांकि उनके मन में कुछ संदेह है। ये स्पष्ट है कि श्री गौ ने अभी तक अंदर जाने के बारे में नहीं सोचा है। उसे तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि नेता अंदर जाने से पहले अपना गुस्सा जाहिर न कर ले और फिर पता लगाए कि क्या ये वास्तव में उसकी यूरुई से संबंधित है। बाहर निकलने के बाद क्यू टूलिंग थोड़ा शांत हो गया। वो जानता था कि इस तरह भड़ास निकालना बेकार है, इसलिए वो धीमा हो गया और हवा से बोला, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। हालांकि हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। जब से तुमने मुझ पर नजर रखी है, आप मेरी वर्तमान पहचान भी जानते हैं। जब तक आप आते हैं और मेरे साथ जुड़ते हैं, मैं वादा करता हूँ कि आप दोषी नहीं होंगे और मैं आपको और खजाना दूंगा। जाहिर है क्यू टूलिंग ने चोर से ये कहा। वो नहीं जानता था कि एक दूसरे से कैसे संपर्क करे, लेकिन केवल यह आशा करता था कि दूसरा पक्ष अभी भी उसके आसपास था और वो जो कह रहा था उसे सुन रहा था। क्यू टूलिंग स्पष्ट रूप से सोचते हैं कि दूसरा पक्ष पैसा मांग रहा है। अब उसके पास बहुत पैसा है। यदि दूसरा पक्ष स्वयं जाने को तैयार है तो उसे दूसरे पक्ष को कुछ लाभ देने में कोई आपत्ति नहीं है। आखिर दूसरे पक्ष की ताकत बहुत मजबूत है। केवल चोर को यह नहीं पता था कि उसने नेता क्यू की सलाह नहीं सुनी या उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। नेता क्यू के समाप्त होने के बाद उनके आसपास कोई बदलाव नहीं हुआ और कोई भी दिखाई नहीं दिया। आना, क्यू टूलिंग चिल्लाया। उसके बाद बाहर के सभी लोग अंदर आ गए। क्यू टूलिंग ने सीधे कहा, तुम लोगों को अपने साथ ले जाओ, मेरे कमरे को घेर लो और ध्यान से हर कोने की तलाशी लो कि कोई संदिग्ध तो नहीं है। चूंकि दूसरा पक्ष खुद पर भरोसा नहीं करना चाहता, क्यू टूलिंग जाहिर तौर पर उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं है। आखिरकार दूसरा पक्ष उससे बेहतर है और उसे घूरता हुआ प्रतीत होता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी इतनी सुरक्षित नहीं है। हाँ, इसके बाद वे काम पर चले गए। हालांकि श्री गौ ने नहीं छोड़ा। ये देखकर कि नेता शांत हो गया है, वो सावधानी से ऊपर गया और बोला, नेताजी, क्या हुआ? जो जैड रुई आपने मुझे भेजी थी वो चोरी हो गई थी। हालांकि नेता क्यू का इरादा अपने आंतरिक घेरे से छिपने का नहीं था। चुराया हुआ? श्री गौ हैरान थे। उसने सोचा कि उसके द्वारा भेजी गई जैड रुई में कुछ गड़बड़ है, यह नकली था, इसलिए नेता क्यू नाराज थे। अब लगता है कि ऐसा नहीं है। नेता, मैं यहाँ रक्षा को मजबूत करूंगा, श्री गौ ने जल्दी में कहा।
कोई फायदा नहीं। शत्रु के मुखिया ने अपना हाथ लहराया और कहा, और अधिक लोगों की व्यवस्था करना बेकार है। क्यू टूलिंग के दिमाग में जिस व्यक्ति ने उसकी अपनी चीजें चुराई वो स्पष्ट रूप से चोर भगवान के समान स्तर पर है। अगर वह सावधान रहे तो भी उसकी चोरी हो सकती है, जो उस व्यक्ति की काबिलियत बताने के लिए काफी है। श्री गौ को इसके बारे में पता नहीं है और उन्हें समझ में नहीं आता कि क्यू तो इसे क्यों समझता है। खोजकर्ता ने जल्द ही उस घर का निरीक्षण पूरा कर लिया जहां क्यू टूलिंग रहता था। उसने सभी घरों के अंदर और बाहर जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। हालांकि श्री गौ ने पाया कि क्यू टूलिंग स्थिति से आश्चर्यचकित नहीं थे और उन्होंने इसे शांति से स्वीकार कर लिया। बाकी सभी लोग नीचे चले गए। क्यू टूलिंग ने केवल मिस्टर गौ को छोड़ा और फिर पूछा, क्या आप जियांगो में किसी और प्रसिद्ध चोर को जानते हैं? श्री गौ ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मुझे नहीं पता नेता, क्या आपको संदेह है कि यह जियांगो के लोगों द्वारा किया गया है? हालांकि क्यू टूलिंग अचानक थोड़ा उदासीन हो गया है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मिस्टर गौ को नीचे की ओर इशारा किया। वो ये समझने लगता है कि चाहे उसने कुछ भी किया हो, एक दूसरे को ढूंढने का कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा एक दूसरे को पकड़ना असंभव है। मुझे आशा है कि आप मेरा सामान लेने आ रहे हैं। क्यू टूलिंग ने मन ही मन सोचा कि दूसरे पक्ष को कई बार उसकी जान को खतरा पहुंचाने का मौका मिला, लेकिन दूसरे पक्ष ने ऐसा नहीं किया, इसलिए दूसरे पक्ष के लिए केवल पैसे मांगना अभी भी बहुत संभव है। स्वाभाविक रूप से हुआंग फैंग को नहीं पता था कि स्टोरेज बॉक्स को अपग्रेड करने के बाद उसे जो पहली चीज मिली उसने दूसरे पक्ष को इतना परेशान कर दिया। बेशक अगर उसे ये पता होता तो वह भावुक होकर केवल यही कहता कि दूसरे पक्ष की किस्मत बहुत खराब थी। स्टोरेज बॉक्स के लिए इतने सारे स्थानों में से उस स्थान को चुनना आसान नहीं है, और उस स्थान में बहुत सारे खजाने हैं। नेक्सियांग बस उसे देखता रहता है और उससे कई चीजें लेता है। बस यही कहा जा सकता है कि उनकी किस्मत बहुत खराब है। इस समय हुआंग फैंग होटल के दरवाजे पर आ गया है। वो बस से नहीं उतरा। सबसे पहले उसने होटल के चारों ओर अपनी आंखें घुमाई। जैसा कि अपेक्षित था, उन्हें कुछ संदिग्ध लोग मिले। ये लोग शायद पापराजी हैं। हेलो, मैं नीचे हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत सारे पापराजी हैं। हुआंग फैंग ने ली बिंग्यून को बुलाया और कहा। पिछली बार ली बिंग्यून और उसके रहस्यमय प्रेमी के बारे में, हालांकि यह झूठ निकला, फिर भी कई लोग थे जो गपशप से भरे हुए थे। वे उनके बारे में बहुत चिंतित थे, और जो लोग पापराजी का व्यवसाय कर सकते थे उनके पास गपशप मनोविज्ञान होना चाहिए। तो ये लोग, उनमें से कई, इन दिनों ली बिंग्यून के होटल के बाहर इंतजार कर रहे हैं, बस कुछ हॉट फोटो फिल्म लेना चाहते हैं। आप यहाँ हैं, वे लोग बाहर हैं, मुझे पता है। आप होटल के पिछले दरवाजे पर मेरा इंतजार करें और मैं वहां से बाहर जाऊंगा, ली बिंग्यून ने फोन पर हुआंग फैंग से कहा। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 553 विकसित। हुआंग फैंग के होटल के पिछले दरवाजे पर पहुंचने के कुछ ही समय बाद उन्होंने ली बिंग्यून को अपने सहायक के साथ देखा। इस समय ली बिंग्यून ने एक बड़ी टोपी और धूप का चश्मा पहना हुआ है जो उनके चेहरे के अधिकांश हिस्से को ढक सकता है। वो मुंह पर मास्क भी पहनते हैं और सिर नीचे झुकाते हैं। जो लोग उनसे परिचित नहीं है वे उन्हें पहचानने में निश्चित नहीं है। यह एक जासूसी कनेक्शन की तरह है। हुआंग फैंग मुस्कुराए और एक दूसरे की ओर देखा। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन हर बार जब मैं पापराजी से बचना चाहता हूँ तो यही एकमात्र तरीका है। मुझे इसकी आदत है। ली बिंग्यून ने हुआंग फैंग को देखा और कहा कि हालांकि एक स्टार होना खूबसूरत है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि उनके निजी जीवन को गुप्त रखना मुश्किल है। ध्यान आकर्षित करने और उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पापराजी सभी प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं। उन्हें हर जगह सावधान रहना चाहिए। चलो कार में बैठो और बात करो, हुआंग फैंग ने कहा। आपकी कार के बारे में क्या? ली बिंग्यून हुआंग फैंग के पास चले और चारों ओर देखा। उसने वो कार नहीं देखी जिसे हुआंग फैंग ने पहले कई बार चलाया था, तियानजियाओ समूह की कार। ये सिर्फ इतना है कि न तो ली बिंग्यून और न ही हुआंग फैंग को पता चला। जिस समय ली बिंग्यून ने अपना सिर उठाया तो होटल के सामने दूसरी मंजिल के कमरे में खिड़की पर एक अधेड़ उम्र का आदमी लेटा हुआ था और उसके हाथ में एक कैमरा था और वो उनकी तस्वीरें ले रहा था। विकसित विकसित विशेष समाचार। ली बिंग्यून का वास्तव में एक रहस्यमय प्रेमी है, लेकिन रहस्यमय प्रेमी कौन है? वह आदमी अपने आप में बड़बड़ाते हुए कैमरे का शटर दबाता रहा। वो हुआंग फैंग और ली बिंग्यून से थोड़ा दूर है। आखिरकार ली बिंग्यून एक बड़े स्टार है। साधारण भेष बदलने के बाद भी यह अधेड़ उम्र का आदमी अक्सर इन सितारों का पीछा करता रहता है, इसलिए वो इन सितारों से परिचित है और उन्हें पहचान सकता है। हालांकि वो हुआंग फैंग से परिचित नहीं है। इसके अलावा वो केवल हुआंग फैंग के किनारे को देख सकता है, इसलिए वो हुआंग फैंग के सामने को नहीं देख सकता है। हालांकि वो चिंतित है, फिर भी वो इसमें मदद नहीं कर सकता। मैंने लंबे समय से एक बेहतर कैमरे के लिए आवेदन किया है, लेकिन मुख्य संपादक ने इनकार कर दिया। पिक्सेल को देखना वास्तव में कष्टप्रद है, आदमी ने तस्वीर लेते समय कहा। कैमरा पिक्सेल के कारण वो हुआंग फैंग और ली बिंग्यून की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से कैप्चर नहीं कर सका। विशेष रूप से हुआंग फैंग, जो सिर्फ एक तरफ का चेहरा है, यह स्पष्ट नहीं है। वो स्वाभाविक रूप से जल्दी में था। क्या यह आपकी कार है? हुआंग फैंग को एक लाल स्पोर्ट्स कार के सामने रुकते देख ली बिंग्यून ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, यह मेरा अपना है, कंपनी का नहीं। हुआंग फैंग ने ली बिंग्यून को दरवाजा खोलने में मदद की और कहा, कार में बैठो। ठीक है। ली बिंग्यून मुस्कुराते हुए कार में बैठे। उसके मन में हुआंग फैंग सर्वशक्तिमान है, इसलिए हालांकि आश्चर्य हुआ कि हुआंग फैंग के पास इतनी अच्छी कार है, इसे स्वीकार करना आसान है। और ली बिंग्यून का सहायक इतना ग्रहणशील नहीं है। आखिरकार वो हुआंग फैंग को नहीं जानती। वो हमेशा सोचती है कि हुआंग फैंग सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड है, लेकिन एक साधारण छोटा सुरक्षा गार्ड इतनी अच्छी कार खरीद सकता है? मजाक मत करो। भले ही वो कार के बारे में ज्यादा नहीं जानती हो, उसे देखने के बाद उसे लगता है कि यह निश्चित रूप से सस्ती नहीं है। 1 या 2 मिलियन युआन के बिना इसे खरीदना असंभव है। बेशक, हालांकि सहायक को लगता है कि उसने इस कार के लिए उच्च मूल्यांकन किया है। वास्तव में उसने जो कीमत अनुमान लगाया वो इस कार के 10वें हिस्से से भी कम है। अगर उसके पास पैसे हैं तो भी वो ये कार नहीं खरीद सकती। ये दुनिया की एकमात्र कार का लिमिटेड एडिशन है। कार में बैठो। वे कार में बैठते हैं।
ली बिंग्यू का रहस्यमय प्रेमी दूसरी पीढ़ी का एक अत्यंत अमीर व्यक्ति होना चाहिए, कोई कमबख्त सुरक्षा गार्ड नहीं। एक सुरक्षा गार्ड इतनी अच्छी कार चला सकता है। तस्वीर लेने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने हुआंग फैंग की कार के पीछे की कुछ पागल तस्वीरें ली जो वहां से चली गई थी। उनका अपना निर्णय था। जाहिर है वो सोचता है कि ली बिंग्यून का वास्तव में एक रहस्यमय प्रेमी है। हालांकि ये बॉयफ्रेंड निश्चित रूप से कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है। सुरक्षा गार्ड इस तरह की कार बिल्कुल भी नहीं चला सकता। हालांकि दूरी और कैमरा पिक्सल के कारण वो हुआंग फैंग की शक्ल बिल्कुल भी नहीं देख पाता, जिससे उसे थोड़ा अफसोस होता है। चाहे कुछ भी हो, यह एक विस्फोटक खबर है। इन दिनों में ली बिंग्यू की गर्मी खत्म नहीं हुई है। उस आदमी ने अपना कैमरा दूर रख दिया और कहा कि हालांकि वो शूटिंग जारी रखना चाहता था, लेकिन उसकी कार स्पष्ट रूप से हुआंग फैंग के साथ नहीं रह सकती थी, इसलिए उसने हार मान ली। इन तस्वीरों के साथ इस बार बोनस कभी कम नहीं होगा। वह आदमी अपनी उपलब्धियों से बहुत संतुष्ट है। तुम्हें पता है, यह विशेष खबर है। विशेष समाचार का अर्थ है कि यह मूल्यवान है। इस बार मुझे सचमुच खेद है। मैंने कुछ अच्छा करने का वादा किया था। कौन जानता है, मैं इन दिनों सचमुच व्यस्त हूँ। कार में हुआंग फैंग ने ली बिंग्यू से फिर से कहा। ठीक है, आप पहले ही कह चुके हैं, मैं समझता हूँ। इस समय ली बिंग्यू हुआंग फैंग की कार को देख रहा है, हुआंग फैंग के शब्दों को सुन रहा है। बहुत ही सहजता से कहा गया है। ली बिंग्यून वास्तव में नाराज नहीं है। उनका भाई एक विशेष सैनिक है, इसलिए वो अक्सर काम करने के लिए बाहर जाता रहता है। हुआंग फैंग राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के सदस्य है। यह एक नियमित कार्य होना चाहिए। दरअसल हुआंग फैंग सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड है, लेकिन वो इतनी अच्छी कार चला सकता है। जाहिर है वो किसी ऐसी चीज में व्यस्त है जिसे वो नहीं जानता है, इसलिए ली बिंग्यून और भी अधिक व्यस्त है। मैं हुआंग फैंग को समझ सकता हूँ। धन्यवाद। अगली बार जब आप जियांगजू आएंगे तो मुझे यकीन है कि मैं आपके साथ मजा करूंगा। इसके अलावा मैं खुद आपके लिए स्वादिष्ट खाना बनाऊंगा। हुआंग फैंग ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, उसने ही अपना वादा तोड़ा था, इसलिए हुआंग फैंग हमेशा थोड़ा परेशान रहता था। क्या आप व्यक्तिगत रूप से खाना बनाते हैं? क्या आप खाना बना सकते हैं? क्या आप खा सकते हैं? हाँ। ली बिंग्यू को कोई परवाह नहीं थी। अपने मन में हुआंग फैंग ने यह भी अनुमान लगाया कि वो खाना पकाने में सबसे अच्छा इंस्टेंट नूडल था। जब आप इसका स्वाद चखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हुआंग फैंग ने कहा कि उन्हें अपनी पाक कला पर पूरा भरोसा है। आपने यही कहा था, तो ये तय हो गया। फिर मुझे आपकी कला को आजमाना चाहिए। ली बिंग्यून ने कहा, इसके अलावा ये बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। क्या तुम जल्दी वापस आओगे? हुआंग फैंग ने पूछा। ये संभव है। इस बार मैं अपने कॉन्सर्ट टूर की तैयारी के लिए वापस जा रहा हूँ। उस समय जियांगजू शायद मेरे पड़ावों में से एक होगा। उस समय मुझे आने का मौका मिलेगा, ली बिंग्यून ने कहा। लेकिन जब उसने ली बिंग्यू की बातें सुनी तो उसके सहायक की पलकें झपक गईं। एक सहायक के रूप में वो स्वाभाविक रूप से संगीत कार्यक्रम के बारे में जानती थी। मूल रूप से ली बिंग्यून के संगीत कार्यक्रम में जियांगजू को रोक नहीं दिया गया था। अब ली बिंग्यून का अर्थ स्पष्ट रूप से अपने स्वयं के यात्रा कार्यक्रम प्लस जियांगजू में तैयार होना है। उसने ऐसा निर्णय क्यों लिया? उसके सामने गाड़ी चलाते हुए हुआंग फैंग को देखें और सहायक सब कुछ समझ जाएगा। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 554 विशेष समाचार। 1 घंटे बाद हुआंग फैंग हवाई अड्डे के बाहर खड़े रहे और ली बिंग्यू को ले जा रहे विमान को आकाश में उड़ते देखा। उसे कुछ अनिच्छा महसूस हुई। हालांकि उन्होंने कहा कि ली बिंग्यून के फिर से जियांगजू आने की संभावना थी जब वो एक संगीत कार्यक्रम कर रहे थे। आखिरकार ये भविष्य था। इसके अलावा उन्हें यकीन नहीं था कि दोनों दोबारा कब मिलेंगे, उसे पता नहीं था। ली बिंग्यून को हुआंग फैंग के प्रति बहुत अच्छा महसूस होता है। जब वे शुरुआत में एक दूसरे से परिचित नहीं थे तब उनके प्रति उनकी उदासीनता के अलावा ली बिंग्यून बिल्कुल भी एक प्रसिद्ध स्टार की तरह नहीं बल्कि पड़ोस की एक छोटी बहन की तरह व्यवहार करते थे। उनका स्वभाव और चरित्र अच्छा है, भले ही वो शुरुआत में उसके प्रति उदासीन हो। ये उसकी ओर से सिर्फ सुरक्षा है। ये बहुत प्यारी छोटी लड़की है, हुआंग फैंग ने भावुक होकर कहा। ली बिंग्यू की पारिवारिक पृष्ठभूमि स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठित है, लेकिन उनमें थोड़ा सा भी अहंकार नहीं है। यहाँ तक कि मनोरंजन जगत में भी उनका अपनी पहचान पर भरोसा करने का जरा सा भी इरादा नहीं है। अन्यथा कोई भी उसे धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा और वो अभी भी ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि और पहचान के तहत अपने मूल इरादे को बनाए रख सकती है, जो बहुत दुर्लभ है। सबसे पहले ली बिंग्यून और हुआंग फैंग विमान पर चढ़ने से पहले एक अच्छी बातचीत करना चाहते थे। हालांकि ली बिंग्यून के सहायक ने हर समय उनका पीछा किया और हुआंग फैंग को सतर्क आंखों से देखा, जिससे हुआंग फैंग असहज हो गए। आखिरकार दोनों को अकेले बातचीत करने का मौका नहीं मिला। ली बिंग्यून का सहायक हर समय मेरी ओर क्यों देखता है? हुआंग फैंग के संदेह का उत्तर तब तक नहीं मिला जब तक ली बिंग्यू विमान पर नहीं चढ़ गया। जब ली बिंग्यू अभी भी विमान में थे तो हुआंग फैंग और ली बिंग्यू की निजी मुलाकात की तस्वीर लेने वाला व्यक्ति पहले ही अपने कैमरे के साथ अपने अखबार के कार्यालय में लौट आया था। प्रधान संपादक, बड़ी खबर, ली बिंग्यून का एक रहस्यमय प्रेमी है। जैसे ही वो आदमी अपने अखबार में लौटा, उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और कई सहयोगियों के विचारों को आकर्षित किया। यह आदमी सुर्खियां पाने के लिए पागल है। क्या यह सच नहीं है कि ली बिंग्यून के प्रेमी की कहानी झूठी साबित हुई है? उस आदमी के एक सहकर्मी ने उसके बगल वाले आदमी से कहा। किसने नहीं कहा? यह आदमी लंबे समय से ली बिंग्यू के साथ है। अब तक उसे कोई उपयोगी खबर नहीं मिली है। अब वो एक पुरानी खबर से इतना उत्साहित है। ये वास्तव में बीमार है। बेशक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने सहकर्मियों की टिप्पणियां नहीं सुनी। इस समय उन्होंने सीधे अपने प्रधान संपादक के दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया था, जिससे वे प्रधान संपादक के साथ अपने सचिव तारांकन के दरवाजे पर कूद पड़े। जब मुख्य संपादक ने नवागंतुक को देखा तो वो और भी दुखी हो गए, क्योंकि दूसरा पक्ष कुछ समय से अखबार में था, लेकिन उन्हें कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली। अब भी वो इतनी लापरवाही से अपने कार्यालय का दरवाजा धक्का देकर खोल देता है कि वो दरवाजा भी नहीं खटखटाता, जिससे उसकी अच्छी चीजें टूट जाती हैं।
शेन यान, क्या तुम नहीं जानते कि अंदर आने से पहले कैसे दस्तक देनी है? प्रधान संपादक ने उदास चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कहा, जबकि उनका सचिव शर्माते हुए अपने कपड़े ठीक कर रहा था और कभी कभी अधेड़ उम्र के व्यक्ति को घूरता रहता था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति शेन यान को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उसने अपने बॉस और सचिव के बीच की अच्छी बातों को तोड़ दिया है, और उसने अपने प्रधान संपादक का उदास चेहरा नहीं देखा। वो अभी भी उत्साह से भरा हुआ था। मुख्य संपादक, बड़ी खबर, मैं वादा करता हूँ, ये बिल्कुल विशिष्ट है। शेन यान ने अपने हाथ में कैमरा लहराया और पागलों की तरह अपने संपादक से कहा। शेन यान कई वर्षों से पापराजी रहे हैं। हालांकि उनके खराब प्रदर्शन और संदिग्ध व्यावसायिक क्षमता के कारण उन्हें पूर्व अखबार कार्यालय द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था। इस अखबार का कार्यालय शुरू हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है और इससे पहले उन्हें कभी भी कोई उपयोगी विशेष जानकारी नहीं मिली थी। शेन यान इस खबर से मिले बोनस को लेकर और भी अधिक उत्साहित है। उनकी लाइन ऐसी ही है, जिन पापराजी में उपयोगी समाचार प्राप्त करने की क्षमता नहीं है, वे केवल सबसे खराब उपकरण का उपयोग कर सकते हैं, और जिन सितारों को ट्रैक करने का काम सौंपा गया है वे हैं जो बाजार से बाहर है। और मजबूत क्षमता वाले वे कुत्ते न केवल सर्वोत्तम उपकरण का उपयोग कर सकते हैं, बल्कि समाचार पत्र बड़ी प्रसिद्धि वाली कारें, सहायक और सितारे भी प्रदान करेगा और समाचार बनाना आसान होगा। इसके अलावा एक बार जब उन्हें महत्वपूर्ण समाचार मिल जाता है तो उन्हें अखबार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा, जिससे शेन यान को अतीत में ईर्ष्या होती है। शेन यान के लिए ली बिंगयून को ट्रैक करने का काम सौंपा जाना असंभव था, केवल इसलिए कि जिस छोटे स्टार के लिए वो जिम्मेदार था वो अस्थायी रूप से विदेश चला गया था, और ली बिंगयून अभी अभी जियांगजू आए थे, इसलिए उन्हें ली बिंगयू को ट्रैक करने का काम सौंपा गया था। कुछ दिन पहले उन्होंने हर समय ली बिंगयू का अनुसरण किया, लेकिन उन्हें कुछ भी उपयोगी नहीं मिला। आज आखिरकार भगवान ने उस पर ध्यान दिया। पापराजी जो ली बिंगयू का पीछा कर रहा था, सामने के दरवाजे पर था, लेकिन उसे दूसरी तरफ से भेज दिया गया। वो पिछले दरवाजे पर जाने को तैयार नहीं था। अप्रत्याशित रूप से उसे गलती से यह मिल गया बहुत महत्वपूर्ण खबर। कैसी खबर? शेन यान, मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगर तुम मुझे संतुष्ट करने वाली खबर नहीं ला सकते तो तुम मुझे काम से रोक दोगे और उस पर विचार करोगे। तुमने इसका पता कब लगाया और कब लगाओगे? काम पर वापस आओ। संपादक को स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं था कि शेन यान को कोई उपयोगी समाचार मिल सकता है। प्रधान संपादक, मैं गारंटी देता हूं कि यह खबर आपको पूरी तरह संतुष्ट करेगी। शेन यान को लगता है कि इस समय संपादक का चेहरा अच्छा नहीं है, इसलिए वो जल्दी से फिर से गारंटी देता है और फिर वो कैमरा संपादक को सौंप देता है। मुख्य संपादक ने भौहें सिकोड़ ली, कैमरा अपने हाथ में ले लिया और उसे लापरवाही से देखा। हालांकि फिर उसका शरीर अचानक सीधा खड़ा हो गया और उसका चेहरा उत्तेजना से लाल हो गया। उसके हाथों की हरकतें बंद नहीं हुई। उसने एक एक करके कैमरे में कैद तस्वीरों को देखा। मुख्य संपादक को कैमरा बंद करने में काफी समय लगा। इस समय वो अभी भी उत्साहित दिख रहा था और शेन यान के पास चला गया। वहां आपका बोनस और छुट्टियां होंगी। धन्यवाद प्रधान संपादक, शेन यान ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। वो भी बहुत खुश थे, लेकिन फिर उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा, यह अफसोस की बात है कि कैमरे के पिक्सल थोड़े खराब हैं और उन्होंने यह नहीं देखा कि वो आदमी कैसा दिखता था। निराश मत होइए, कल से मैं आपको सर्वोत्तम उपकरणों से सुसज्जित करूंगा। आप ली बिंगयू को ट्रैक करना जारी रखेंगे। मेरा मानना है कि यदि आप एक तस्वीर ले सकते हैं तो आप दूसरी तस्वीर लेने का फैसला करेंगे। आपको अवश्य पता लगाना चाहिए मनुष्य, संपादक जी ने प्रोत्साहित किया। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 555 वाइनरी खरीदना। धन्यवाद प्रधान संपादक, शेन यान ने कुछ उत्साह के साथ कहा। वास्तव में प्रधान संपादक भी अब बहुत उत्साहित है। ये खबर है ली बिंगयून के बारे में। इसके अलावा यह अभी भी विशेष समाचार है। यह निजी जीवन के बारे में है, ये कम नहीं है। कुछ दिनों पहले ली बिंगयू के रहस्यमयी बॉयफ्रेंड को लेकर काफी खबरें आई थी। हालांकि यह अंततः झूठ साबित हुआ, लेकिन यह हमेशा सभी का ध्यान केंद्रित रहा है और उनके सभी प्रशंसक इस बारे में जानना चाहते हैं कि ली बिंगयू का कोई प्रेमी है या नहीं। परिणामस्वरूप अभी कुछ ही दिन हुए हैं जब मेरे अधीनस्थों ने ऐसी तस्वीरें ली। संपादक कैसे उत्साहित न हो। हालांकि इन तस्वीरों का मतलब यह नहीं है कि ली बिंगयू का कोई बॉयफ्रेंड है। फोटो में दिख रहा आदमी उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन वे कौन है? वे पत्रकार है। क्या इन तस्वीरों से वे कुछ कहानियां नहीं बना सकते? मुझे अपने करियर के लिए खेद है। इसके अलावा उनके पास तस्वीरें हैं जो पिछली जीवनी की तुलना में अधिक आश्वस्त हैं कि ली बिंगयून का प्रेमी एक सुरक्षा मामला है। इसके अलावा फोटो से यह देखना मुश्किल नहीं है कि ली बिंगयू और वो आदमी अभी भी बहुत करीब है। उनके पास कहने और हंसने के लिए बहुत कुछ है। आखिरकार ली बिंगयून उस आदमी की कार पर चढ़ गया। इसके अलावा ली बिंगयून ने फोटो में बहुत सारे वेश बनाए, जाहिर तौर पर दूसरों द्वारा देखे जाने के डर से। यदि उसका पुरुष के साथ कोई विशेष संबंध नहीं है तो वो दूसरों द्वारा देखे जाने से डरेगी। जाहिर है जब तक ये बातें लिखी जाएंगी तब तक बड़ी संख्या में लोग यह मानने वाले होंगे कि तब तक उनके अखबारों की बिक्री कम नहीं होगी और उनकी वेबसाइटों पर क्लिक की कमी नहीं होगी। तुरंत इन तस्वीरों को प्रिंट करें। तस्वीरों में ली बिंगयून के सहायक को छोड़ना याद रखें और फिर समाचार को पहले पन्ने की हेडलाइन पर रखें। साथ ही हमारी वेबसाइट को भी इस मामले को कवर करना चाहिए। मुख्य संपादक ने जल्द ही एक निर्णय लिया। फिर उन्होंने शेन यान की ओर देखा और कहा, जहां तक आपकी बात है, कल नए उपकरण मिलने के बाद आप कुछ दिनों के लिए आराम कर सकते हैं और फिर आप कल से ली बिंगयून का पालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे। मुख्य संपादक, वो व्यक्ति जो ली बिंगयून की खबर का प्रभारी था, शेन यान इस तरह के उपचार से बहुत संतुष्ट थे। हालांकि पहले अखबार के कार्यालय में कोई ली बिंगयू का अनुसरण करने का प्रभारी था। उनका तबादला केवल अस्थायी तौर पर किया गया था। मैं उसके और अन्य सितारों के लिए व्यवस्था करूंगा, मुख्य संपादक ने बिना सोचे कहा। वे यही करते हैं, समाचार ही राजा है। धन्यवाद प्रधान संपादक, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा, शेन यान ने खुशी से कहा। इसलिए हुआंग फैंग और ली बिंगयून दोनों की जानकारी के बिना एक अखबार ने एक ही समय में कागज पर और ऑनलाइन उनके अफेयर की रिपोर्ट करने की तैयारी की है, और रिपोर्ट किया गया अफेयर पिछले वाले से अधिक विश्वसनीय है। पिछली बार कोई फोटो नहीं थी और कहा गया था कि ली बिंगयू का बॉयफ्रेंड एक सुरक्षा गार्ड था।
आम जनता इस पर विश्वास नहीं करेगी। जब वे यहाँ आना चाहते हैं, इतना प्रसिद्ध, समृद्ध और सुंदर, तो उन्हें प्रेमी के रूप में एक सुरक्षा गार्ड कैसे मिल सकता है? इसीलिए पिछली बार जैसे ही खबर स्पष्ट हुई, नेटिजन्स ने माना कि हुआंग फेंग और ली बिंगयू निर्दोष थे। हालांकि इस बार ऐसा नहीं है। इस बार एक से बढ़कर एक तस्वीरें हैं। हालांकि ली बिंगयून ने भेष बदल रखा है, लेकिन उन प्रशंसकों के लिए जो उनसे परिचित हैं, उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल नहीं है। इसके अलावा हालांकि हुआंग फेंग को फोटो में नहीं देखा जा सकता है, अंत में ली बिंगयून अपनी कार पर चढ़ गए और उनकी कार सिर्फ एक लग्जरी कार है जो सस्ती नहीं है। हुआंग फेंग शायद दूसरी पीढ़ी के अमीर हैं जो ली बिंगयून के प्रेमी की पहचान पर जनता के फैसले से भी जुड़े हुए हैं। इसलिए इस बार यह निश्चित रूप से पिछली बार की तुलना में अधिक विश्वसनीय है। सौभाग्य से हुआंग फेंग ने अपना चेहरा नहीं दिखाया और उनकी कार ने उनकी लाइसेंस प्लेट नहीं दिखाई, इसलिए उनकी पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। इस समय हुआंग फेंग को स्पष्ट रूप से आने वाली परेशानी का पता नहीं था। उसने अपनी शानदार स्पोर्ट्स कार शहर में घुमाई और उन वाइनरीज को देखा जो उसे इंटरनेट पर मिली थी और बेचने का इरादा था। ये कहना होगा कि उसकी अपनी कार होना सुविधाजनक है। इसके अलावा उनकी कार की स्पीड काफी तेज है, जिससे उनका काफी समय बच जाता है। हुआंग फेंग जिन वाइनरीज को ढूंढना चाहता है, उन्हें ढूंढना बहुत कठिन नहीं है। आखिरकार पिछले कुछ वर्षों में शराब का बाजार बहुत अच्छा था और सीमा कम थी, इसलिए बहुत से लोगों ने वाइनरी खोली। बेशक उनकी शराब की तुलना उन प्रसिद्ध ब्रांडों से नहीं की जा सकती, इसलिए प्रतिस्पर्धात्मकता अनिवार्य रूप से खराब है। इससे ये तथ्य भी सामने आया है कि हाल के वर्षों में शराब बाजार में कुछ मंदी आने के बाद वे छोटी भट्टियां अपना काम जारी रखने में असमर्थ हो गई हैं और यहाँ तक कि उन बड़ी भट्टियों के मुनाफे में भी बहुत गिरावट आई है, या यहाँ तक कि पैसा भी खो गया है, जिसकी कल्पना की जा सकती है। छोटे भाई, मुझे नहीं पता कि आप इस समय शराब की भट्टी क्यों खरीदना चाहते हैं। हालांकि मैं आपको सलाह देता हूं कि पूरा शराब उद्योग मंदी में है और प्रतिस्पर्धा बड़ी है। बेहतर होगा कि आप पहले इसके बारे में ध्यान से सोचे फैसला लें। एक मध्यम आकार की वाइनरी में उस वाइनरी का मालिक लगभग 40 वर्ष का एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है। ऐसा कहा जाता है कि यह उम्र वो समय होता है जब आदमी ऊर्जा और महत्वाकांक्षा से भरा होता है। हालांकि इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा उलटफेर और थकान से भरा है। जाहिर है उसके हाथ में मौजूद वाइनरी ने उसे नीचे खींच लिया है। हालांकि वो जल्द से जल्द वाइनरी से छुटकारा पाना चाहता था। युवा हुआंग फेंग को देखने के बाद उसने हुआंग फेंग को दयालुता से सलाह दी, यह उम्मीद करते हुए कि वो अपना मन बदल सकता है और शराब के गड्ढे में प्रवेश नहीं कर सकता है। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद बॉस वू, लेकिन मैंने इसके बारे में पहले ही सोच लिया है। इसके अलावा जब शराब बनाने का फॉर्मूला तैयार हो जाता है तो केवल एक शराब की भट्टी बची होती है। हुआंग फेंग ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, ठीक है, चूंकि आपने निर्णय ले लिया है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इस कारखाने में हमारे पास 2 मिलियन उपकरण और संयंत्र हैं। यदि हम कर सकते हैं तो हम एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। यदि हम नहीं कर सकते तो हम भूल जाएंगे ये। बॉस वू ने हुआंग फेंग को अब और नहीं मनाया। हालांकि हुआंग फेंग ने कहा कि एक फॉर्मूला था, फिर भी उन्हें हुआंग फेंग पसंद नहीं आया। ऐसे बहुत से लोग थे जिनके पास शराब का फॉर्मूला था। उन्होंने ये भी देखा कि उनके पास शाही शराब का एक फॉर्मूला है। नतीजा ये हुआ कि कहीं वो कारोबार से बाहर तो नहीं हो गया। इसलिए वो अभी भी हुआंग फेंग के बारे में आशावादी नहीं है। जब हुआंग फेंग ने बीमाकृत कीमत सुनी तो उन्होंने इसके बारे में सोचा और सोचा कि यह उचित है। यदि यह ऊंचा भी था तो भी यह अधिक ऊंचा नहीं था। आखिरकार यहाँ साइट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से बड़ी है, इसलिए कीमत उचित है। हालांकि हुआंग फेंग 100 वर्ग मीटर से अधिक के ब्रूइंग प्लांट के साथ एक छोटा संयंत्र खरीद सकता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि हुआंग फेंग, जो पहले से ही वाइन का स्वाद जानता है, अपनी वाइन के बारे में बहुत आश्वस्त है, इसलिए इस बार ये जगह पर होगा। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 556 व्यवस्थाएं। 2 मिलियन ठीक है, चलो अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। हुआंग फेंग ने इसके बारे में लंबे समय तक नहीं सोचा। उन्होंने कहा, उन्होंने पहले इंटरनेट पर वाइनरी कोटेशन के बारे में बहुत कुछ सीखा है और आज उन्होंने कई वाइनरी देखी है, इसलिए ये कोटेशन अपेक्षाकृत उचित है। इसके अलावा हुआंग फेंग को अब वाइनरी पर खर्च होने वाले पैसे की परवाह नहीं है। आखिरकार भले ही इसकी लागत अधिक हो, लेकिन इसकी लागत बहुत अधिक नहीं होगी। जब तक वाइनरी यथाशीघ्र स्थापित हो जाती है और उसकी अपनी वाइन यथाशीघ्र लॉन्च हो जाती है, तब तक ये ठीक है। क्या यह निर्णय है? इसके बारे में दोबारा मत सोचो। बॉस वो भी हुआंग फेंग के रवैये से स्तब्ध था। इससे पहले हुआंग फेंगलाई ने कीमत के बारे में पूछा। उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने नहीं सोचा था कि वह इतना पैसा निकाल सकेगा। अब ऐसा लगता है कि हुआंग फेंग के पास न केवल पैसा है, बल्कि उनका रवैया भी दृढ़ है। ईमानदार होने के लिए भले ही बॉस वू एक समय में 2 मिलियन युआन के साथ एक कारखाना खरीदना चाहता हो, वो लंबे समय तक सोचेगा, लेकिन हुआंग फेंग उसके साथ 1 घंटे से भी कम समय से बात कर रहे हैं और एक निर्णय लिया है। बॉस वो उतना बहादुर नहीं है जितना वो है। अब और नहीं। हुआंग फेंग ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसे अभी भी याद था कि वह एक सुरक्षा गार्ड था। जब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, वे हमेशा छुट्टी नहीं मांग सकते थे, इसलिए यदि वे समय बचा सकते थे तो उन्हें समय बर्बाद करना पसंद नहीं था। ठीक है, अब जब आपने निर्णय ले लिया है तो चलिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। बॉस वो टाल मटोल करने वाला नहीं है और उसे वास्तव में काम निपटाने के लिए नकदी की जरूरत है। हालांकि 2 मिलियन युआन बहुत अधिक नहीं है, लेकिन यह उसके लिए अपने संकट को हल करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा वो शराब उद्योग से निराश है और इस उद्योग में बने रहना नहीं चाहते हैं। दोनों पक्ष सहमत थे, इसलिए हस्ताक्षर आसानी से हो गए। इस समय इस कारखाने के कर्मचारी पिछले सीवेज उपचार संयंत्र के कर्मचारियों की तरह अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। वे जानते हैं कि उनका बॉस हाल ही में फैक्ट्री पर कब्जा करने के लिए किसी की तलाश में व्यस्त है। आज ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोई ऐसा शख्स मिल गया है। हालांकि वे नहीं जानते कि नया बॉस उन्हें लेगा या नहीं। हुआंग फेंग ने अंत में किसी को नौकरी से नहीं निकाला, न केवल बॉस वू की सलाह के कारण, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो इन चीजों के कारण अपने शराब उत्पादन में देरी नहीं करना चाहता था। अब जब फैक्ट्री खरीद ली गई है, हुआंग फेंग ने तुरंत नई वाइन के उत्पादन पर चर्चा करने के लिए फैक्ट्री में कुछ मुख्य कार्यशालाओं के प्रमुखों को बुलाया।
लोग इस बात से आश्चर्यचकित नहीं है कि नया बॉस हुआंग फेंग नई वाइन बनाना चाहता है। आखिरकार चूंकि नए बॉस ने वाइनरी खरीदी है, उसके हाथ में कुछ व्यंजन तो होंगे ही, भले ही उसके पास एक न हो, वो अब एक खरीद लेगा। इस बार ये सीवेज उपचार उपकरण जैसा नहीं है। हुआंग फेंग ने पहले उस चीज को नहीं छुआ है, इसलिए वो तकनीक के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। इसके अलावा वो नहीं जानता कि उस कारखाने में मौजूदा उत्पादन लाइन आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है या नहीं। हालांकि हुआंग फेंग जानता है कि यहाँ उत्पादन लाइन ठीक है। वो जानता है कि यदि वो दक्षता में सुधार करना चाहता है तो उसे उत्पादन लाइन को उन्नत करना होगा। आखिरकार हुआंग फेंग ने इस शराब को किसी अन्य समय और स्थान में बनाया है और वो शराब बनाने की कुछ प्रक्रियाओं को जानता है। इसलिए आज उन्होंने इन कार्यशालाओं के नेताओं को प्रासंगिक तकनीकी समस्याओं के बारे में पूछने के लिए नहीं, बल्कि उन समस्याओं को समझाने के लिए बुलाया जिन पर उत्पादन प्रक्रिया में ध्यान दिया जाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से वे लोग अपने नए बॉस को ढीला करने की हिम्मत नहीं करते। इसके अलावा ऐसा लगता है कि उनके नए बॉस को वाइन बनाने के बारे में बहुत कुछ पता है, इसलिए उन्होंने हुआंग फेंग को और भी अधिक धोखा देने की हिम्मत नहीं की। हुआंग फेंग ने अंधेरा होने तक इन लोगों के साथ बैठक की। आखिरकार वो कल काम पर जाने वाला था और नहीं आ सका। उसे कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी थी। हालांकि वो शारीरिक रूप से बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। हुआंग फेंग जोश से भरा हुआ था। इसके अलावा उनके शरीर में जादू और मार्शल आर्ट भी था। इसलिए जब वो गाड़ी से अपने आवास पर वापस आया तो वो लगभग ठीक हो चुका था। जैसे ही हुआंग फेंग ने दरवाजा खोला, जियाओबाई उसके पास आई और उसके पैरों पर चिल्लाई। फिर उसने अपना सिर उठाया और हुआंग फेंग की ओर दयनीय दृष्टि से देखा। मैंने कहा, तुम मुझे भूल जाते हो, यहाँ तक कि अपने पालतू जानवर को भी। क्या तुम उसे भूखा मार रहे हो? बाई जियाओरो दीवार के सहारे झुक गई और उसने हुआंग फेंग को झुकते हुए जियाओबाई को पकड़ते हुए देखा। बाई जियाओरो कुछ समय से यहाँ रह रही है और वो जियाओबाई से परिचित है। इसके अलावा वो जियाओबाई को बहुत पसंद करती है। जियाओबाई भी उसे बहुत पसंद करती है। उसके एक भेड़िए के साथ अच्छे संबंध है और बाई जियाओरो ने यह नहीं पाया है कि जियाओबाई थोड़ी अनुचित है। वो हमेशा सोचती है कि यह एक साधारण कुत्ता है, बेशक ये कुत्ता आम कुत्तों से कहीं ज्यादा होशियार है। जियाओबाई, मैं तुम्हें तुरंत खाने के लिए कुछ लाऊंगा, हुआंग फेंग ने जियाओबाई के शरीर पर मुलायम बालों को सहलाते हुए कहा। हुआंग फेंग के शब्दों को सुनकर बाई जियाओरो की भौहें सिकुड़ गईं। हर बार जब वो हुआंग फेंग को अपने पालतू जानवर को जियाओबाई कहते हुए सुनता था तो बाई जियाओरो को थोड़ा असहज महसूस होता था, जैसे कि हुआंग फेंग उसे बुला रहा हो। हालांकि उनके पालतू जानवर का नाम उनके आने से पहले था, इसलिए बाई जियाओरो कुछ नहीं कह सकी। आज बाहर जाने में कुछ गड़बड़ है, मैंने स्वयं भोजन नहीं किया है, हुआंग फेंग ने बाई जियाओरो को समझाया। आप एक छोटे से सुरक्षा गार्ड हैं और आप नहीं जानते कि हर दिन कितनी चीजें होती हैं, बाई जियाओरो ने एक नजर में कहा। हुआंग फेंग मुस्कुराए, फिर रसोई में चले गए। भाड़े के रेजिमेंट के प्रमुख की मौत की जांच कैसे की जाती है? रात के खाने में हुआंग फेंग ने बाई जियाओरो से पूछा। अभी तक कोई परिणाम नहीं आया है। जब बाई जियाओरो ने ये कहा तो उनका चेहरा भी बहुत बदसूरत था। हाल ही में वो यहाँ हुआंग फेंग में अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित करने के अलावा मामले की जांच कर रही थी। हालांकि वो व्यक्ति बहुत सावधान था और उसे अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। तुम्हारा बाहर जाना बेकार है? हुआंग फेंग ने पूछा। हम फिर से भगवान हैं, बाई जियाओरो ने एक नजर में कहा कि वे कुछ पहलुओं में बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब तक वे बाहर आते हैं तब तक कुछ भी हल नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब निश्चिंत हो सकते हैं कि हमने इस मामले में हार नहीं मानी है और इसका दायरा बढ़ा रहे हैं जांच पड़ताल। हुआंग फेंग ने सिर हिलाया और जानता था कि जियांगजू में उसका एक संभावित दुश्मन है, लेकिन वो दूसरे पक्ष की पहचान नहीं जानता था, जिससे वो असहज हो गया। वो स्वयं भी जांच करना चाहते थे। हालांकि इस संबंध में वो बाई जियाओरो जितना अच्छा नहीं था। बाई जियाओरो को नहीं पता था कि वे क्या जांच कर सकते हैं। अगर वो गया भी तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इसलिए हुआंग फेंग केवल यही उम्मीद कर सकते हैं कि बाई जियाओरो जल्द से जल्द सफलता हासिल कर सके। क्या बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 557 को छोड़ने के बारे में कभी सोचा है? अगले दिन हुआंग फेंग आखिरकार काम पर चला गया। हालांकि वो अभी भी व्यस्त था, फिर भी उसे हर समय छुट्टी मांगने में शर्म आती थी। इसके अलावा उसने कुछ दिनों तक सुयुमो को नहीं देखा, जिससे वो अजीब तरह से सोचने लगा। इसलिए हुआंग फेंग सुबह रिपोर्टिंग कार्य के बहाने सुयुमो के कार्यालय में गए। हालांकि वहां उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे वो देखना नहीं चाहता था, जो स्वाभाविक रूप से जी मिंगजियाओ था। आखिरकार आप काम पर आ गए, व्यस्त लोग। जी मिंगजियाओ ने देखा कि हुआंग फेंग का चेहरा अच्छा नहीं था। हुआंग फेंग के बारे में उसकी धारणा अच्छी नहीं थी। परिणामस्वरूप हुआंग फेंग ने फिर भी अपनी बहन युमो का पीछा किया। वो हुआंग फेंग को लेकर अधिक परेशान थी। मुझे कुछ करना है, जब मैं काम पूरा कर लूंगा मैं काम पर आऊंगा, हुआंग फेंग ने कहा। अगर बहन युमो का चेहरा न होता तो मैंने तुम्हें निकाल दिया होता। जी मिंगजियाओ ने कहा कि वो हुआंग फेंग को सुधारने के लिए उसे रखने के लिए एक नए अनुबंध का उपयोग करने जा रही थी। नतीजतन हुआंग फेंग ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चीजों से डरता हो। उसने न केवल उसे सुधारा नहीं, बल्कि उसे काफी समय तक परेशान भी किया, जिससे जी मिंगजियाओ बहुत उदासीन हो गया। फिर धन्यवाद। अरे नहीं धन्यवाद, हुआंग फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, युमो शब्दों के साथ अपनी आवाज जोड़ते हुए। ये सुनकर सु युमो शर्मिंदा हो गया, लेकिन उसने हुआंग फेंग के बारे में कुछ नहीं कहा। जी मिंगजियाओ था और ज्यादा गुस्सा। बहन युमो, आप भी हैं। जब आप उसके साथ ठीक हो जाती हैं तो आपको मेरी परवाह नहीं होती। मैं गुस्से में हूँ। मैं चला गया। उसके बाद जी मिंगजियाओ मुड़ा और चला गया। वास्तव में वो यहाँ चीजों के बीच में नहीं आना चाहती थी, ताकि हुआंग फेंग और सु युमो को करीब न देख सके। वो मन ही मन खुश नहीं थी और अपने लिए असहज महसूस करती थी। ये सचमुच बचकाना है। हुआंग फेंग जी मिंगजियाओ की पीठ को देखता है और बुदबुदाता है। सु युमो मुस्कुराई और विषय जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने हुआंग फेंग की ओर देखा और कहा, क्या सब कुछ खत्म हो गया है? मैं लगभग समाप्त हो चुका हूँ। अभी भी कुछ चीजें हैं, लेकिन मुझे खुद वहां जाने की जरूरत नहीं है। हुआंग फेंग ने कहा कि वे औपचारिकताएं सभी काम है,
निस्संदेह उसे स्वयं वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कल रात सचिव क्यू को फोन किया और उनसे उन लोगों को नमस्ते कहने के लिए कहा जिन्हें उन्होंने भेजा था। औपचारिकताओं से गुजरते समय यह अधिक सुविधाजनक होता है। सचिव क्यू के लिए यह एक फोन कॉल से अधिक कुछ नहीं है। स्वाभाविक रूप से उन्होंने इससे इनकार नहीं किया। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि हुआंगफेंग ने पहले ही एक सीवेज उपचार संयंत्र और फिर एक और शराब की भट्टी खोली थी। अच्छी बात है। सु यूमो ने सिर हिलाया और फिर झिझक के साथ हुआंगफेंग की ओर देखा। क्या बात है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हुआंगफेंग ने देखा कि सु यूमो को बात करने और रुकने की कुछ इच्छा थी, इसलिए उसने उत्सुकता से पूछा, हुआंगफेंग, क्या आपने कभी तियानजियाओ समूह छोड़ने के बारे में सोचा है? इसके बारे में सोचने के बाद सु यूमो ने सु यूमो से कहा, बेशक, मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें दूर नहीं भगाना चाहता, लेकिन क्योंकि सु यूमो को नहीं पता कि यह कैसे कहना है, क्योंकि उसने अभी अभी हुआंगफेंग के साथ संवाद करना शुरू किया है और वो उसे अपनी पहचान और पृष्ठभूमि के बारे में नहीं बताना चाहती है। उस स्थिति में ये हुआंगफेंग पर दबाव डालेगा। लेकिन अगर वो यह नहीं कहती कि वो क्या है, तो उसके ऐसा कहने का कारण क्या है? उसने खुद इस बारे में नहीं सोचा है। हुआंगफेंग को कुछ संदेह था। इससे पहले वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि सु यूमो तियानजियाओ समूह को छोड़ना नहीं चाहता था। अपना खुद का करियर बनाने के बाद उन्होंने सु यूमो की वजह से नहीं छोड़ा। हालांकि उस समय दोनों लोगों के बीच संबंध मौजूदा नहीं थे, उन्होंने रीजन नहीं छोड़ा। अब ऐसा लगता है कि सु यूमो जाना चाहती है। क्या यह अफवाहों के कारण है? एक कंपनी में दो लोग भाषा फोम दिल कुछ स्वीकार नहीं कर सकते हैं? ये सोचते हुए हुआंगफेंग ने सु यूमो से कहा, यूमो, क्या यह पिछली अफवाहों के कारण है? यदि आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते तो मैं छोड़ सकता हूँ। ईमानदारी से कहूं तो हुआंगफेंग के लिए हर समय यहां रहने की तुलना में चले जाना कहीं बेहतर है। आखिरकार उसका यहां कोई लेना देना नहीं है, बस एक सुरक्षा गार्ड है। लेकिन बाहर उसका अपना करियर है और अधिक से अधिक रुझान है, इसलिए वो अधिक से अधिक व्यस्त रहेगा और उसे अधिक से अधिक समय की आवश्यकता होगी। यह अफवाहों के बारे में नहीं है। मैंने अफवाहों के बारे में सुना है, मुझे परवाह नहीं है। सु यूमो अपना सिर हिलाती है और इनकार करती है। वो किस बारे में है? मुझे लगता है कि आप हर समय यहाँ हैं और आपको देरी होगी, सु ने दांत हिलाते हुए कहा। सिर्फ इसी कारण से हुआंगफेंग को इस पर विश्वास नहीं हुआ। कुछ चीजें हैं जो मैं अभी नहीं कह सकता। सु यूमो को यह कहने में कठिनाई होती है कि वो स्पष्ट रूप से हुआंगफेंग को धोखा नहीं देना चाहती है, लेकिन अब वास्तव में उन चीजों को कहने का समय नहीं है। वो हुआंगफेंग पर जल्दी दबाव नहीं डालना चाहती, खासकर जब दो प्रतिभाओं की शुरुआत ही हुई हो। ठीक है, मैं नहीं पूछूंगा। वास्तव में मेरे मन में तियानजियाओ समूह छोड़ने का विचार था। ये सिर्फ आपकी वजह से है कि मैंने नहीं छोड़ा। अब छोड़ना अच्छा है। हुआंगफेंग ने पूछना जारी नहीं रखा। उसने सोचा कि जब सु यूमो को लगेगा कि वो खुद बताएगी। सु यूमो ने हुआंगफेंग को कृतज्ञतापूर्वक देखा और फिर कहा, कोई बात नहीं, मैं वास्तव में सोचता हूँ कि आपके लिए हर समय सुरक्षा गार्ड बने रहना थोड़ा बेकार है। म्यूजू हाल ही में शराब के कारोबार में व्यस्त है और उसका करियर बस, हालांकि शुरुआत में कुछ कठिनाइयां होंगी। मेरा मानना है कि यदि आप उसके साथ हाथ मिलाते हैं तो आप इन कठिनाइयों को दूर कर लेंगे। तुम्हारा मतलब है मुझे तांग मिक्सियो के लिए काम करने के लिए तियानजियाओ समूह छोड़ देना चाहिए? हुआंगफेंग ने भौहें चढ़ा दी और कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सु यूमो ने उनके बाहर निकलने का इंतजाम किया होगा। यह अंशकालिक नौकरी नहीं है, यह आप दोनों हैं जो एक साथ व्यवसाय शुरू करते हैं। आप दोनों मेरी और मेंगजियाओ की तरह नई कंपनी के शेयरधारक हैं। सु यूमो ने समझाया, जहां तक पैसे की बात है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पास मौजूद शेयरों के अनुसार मैं पहले आपके लिए भुगतान करूंगा। सु यूमो को नहीं पता था कि हुआंगफेंग के बारे में बहुत सारी बातें थी। वो केवल ये जानता था कि हुआंगफेंग के स्नातक होने के बाद कोई स्थिर नौकरी नहीं थी, इसलिए कोई बचत नहीं होनी चाहिए। इसलिए वो लंबे समय से हुआंगफेंग को पैसों से मदद करना चाहती थी। मना करने में व्यस्त मत रहो। मुझे पता है कि तुम बहुत स्वाभिमानी हो और मेरे पैसे नहीं चाहते। तुम इसे मुझसे ऋण के रूप में ले सकते हो। जब तुम्हारे पास पैसा होगा तो तुम मुझे वापस कर सकते हो। सु यूमो ने हुआंगफेंग का मुंह खुला देखा और अनुमान लगाया कि वह अपना पैसा लेने से इनकार कर देगी। वो तुरंत कहती है कि वो हुआंगफेंग द्वारा चीजों के उचित उपयोग से डरती है और अपने अच्छे इरादों से इनकार करती है। इसके अलावा म्यूजू की नई कंपनी ने बहुत अधिक पैसा खर्च नहीं किया। वो अपने संपर्कों पर भरोसा करती थी, इसलिए मुझे अधिक पैसे की आवश्यकता नहीं थी। सु यूमो ने जारी रखा। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 558 छोड़ना। यूमो, असल में मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि मेरे पास खुद पैसा है, हुआंगफेंग ने कहा। ऐसा नहीं है कि आप सोचते हैं कि यह एक मोटा आदमी है। मैं वास्तव में अमीर हूँ। सच कहूं तो शराब की भट्टी खरीदने के बाद हुआंगफेंग के पास अभी भी कुछ बचत है। हालांकि यह पैसा जल्द ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विस्तार और शराब की भट्टी की उत्पादन लाइन के उन्नयन में लगाया जाएगा। वर्तमान में वो वास्तव में समृद्ध है। इसके अलावा उसे आज सुबह ही एक यूरोई मिली है। हालांकि हुआंगफेंग को उस चीज की विशिष्ट कीमत नहीं पता थी, लेकिन अगर वह आना चाहता तो वो कभी भी सस्ता नहीं होता। इसलिए हालांकि उसके मौजूदा पैसे को स्टोरेज बॉक्स में इच्छानुसार एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर वो कुछ निवेश करना चाहता है तो कोई समस्या नहीं है। क्या तुम्हारे पास सचमुच पैसा है? सु यूमो थोड़ा उत्सुक है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हुआंगफेंग झूठ नहीं बोल रहा है। हाँ, कुछ है। हुआंगफेंग ने कहा कि वो सु यूमो को ये समझाने में भी अच्छे नहीं थे कि पैसा कहाँ से आया। क्या उसने कहा कि उसके पास एक जादुई भंडारण बक्सा था और उसमें से कुछ खजाना मिला और फिर उसने उन चीजों को बेच दिया और बहुत सारा पैसा कमाया? जाहिर है हुआंगफेंग ये कारण नहीं बता सकते, कम से कम सु यूमो को तो नहीं। ऐसा लगता है कि सु यूमो यह नहीं बताना चाहती थी कि हुआंगफेंग अमीर क्यों था। हालांकि वो उत्सुक था, वो पूछ नहीं सका। चूंकि आप अमीर हैं, ये बेहतर है। आप म्यूजू के साथ एक नई कंपनी शुरू कर सकते हैं। हुआंगफेंग को ये भी पता है कि टैंग मिक्स्यू शराब के कारोबार में व्यस्त है। हालांकि वो खुद जितनी व्यस्त नहीं है। वो शराब का उत्पादन और शराब बना रही है और टैंग मिक्स्यू एक एजेंट है।
उसकी कंपनी एक चमड़े के बैग की कंपनी है और उसे किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए सु यूमो ने कहा कि इसमें ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे। इस उद्योग में तान म्यूजू की भागीदारी पूरी तरह से शाही राजधानी के साथ उसके संबंधों के कारण है। हालांकि हुआन फैंग को स्पष्ट रूप से टैंग मिक्स्यू के साथ काम करने का कोई विचार नहीं है। आखिरकार ये रिश्ता टैंग मुक्यू को मिला है, उसका नहीं। इसलिए हुआन फैंग को लगता है कि वो इसमें कोई भूमिका नहीं निभा सकते। यदि वो उसके पास नहीं है तो यह वैसा ही है, जब वो जाता है तो उसके और तियानजियाओ समूह के बीच बहुत अंतर नहीं होता है। इसके अलावा हुआन फैंग का अब अपना खुद का व्यवसाय है, उसका व्यवसाय टैंग मिक्स्यू से भी बदतर नहीं होगा। तो हुआन फैंग अपने स्वयं के व्यवसाय में व्यस्त होने के बजाय टैंग मिक्स्यू के साथ एक कंपनी शुरू करने के लिए कैसे तैयार हो सकता है? यूमो, वास्तव में भले ही मैं तियानजियाओ समूह छोड़ दूं, मैं तान मिक्स्यू के साथ एक कंपनी नहीं खोलूंगा।